हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आई एम सुरभि रहेजा। सो हमारी 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 9 विच इज डीएनए रिपेयर सिस्टम। सो इससे पहले हमने पढ़ा है डीएनए एप्लीकेशन एंजाइम्स के बारे में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी मॉलिक्यूलर बायो यूनिट का रहता है इट इज डीएनए रिपेयर सिस्टम। सो अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेंगे जो भी सीरीज में यहाँ पे लेक्चर्स कवर किए जा रहे हैं इनके पीडीएफ नोट्स। तो आपको कोई भी अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको हम लोग पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे। सो जो भी सीरीज में हमारी वीडियोस रहेंगी वो आपको मिलेगी हमारे चैनल CSNet लाइव साइंस बंसल एकेडमी पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए तो आपको सब यहीं पर ही मिलेगा। सो इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी ऐप है टेक बाय बंसल एकेडमी जो आपको इजिली प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और यहाँ पर आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज विद लाइव स्कोर। सो जल्दी से डाउनलोड कीजिए और अपना प्रिपरेशन को चेक कीजिए कि आपने अभी तक जितने भी प्रिपरेशन की है आप कितना स्कोर कर रहे हो। सो हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा टॉपिक। सो आपका जितना भी मॉलिक्यूलर बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं उनका रेफरेंस वॉटसन होगा या फिर कुछ एक दो बुक से और रेफरेंस यहाँ पे लिया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डीएनए रिपेयर एंजाइम, ये हम पढ़ने वाले हैं वॉटसन से। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डीएनए रिपेयर सिस्टम्स। तो अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिपेयर सिस्टम है, बट रिपेयर सिस्टम को स्टडी करने से पहले यहाँ पर हम समझेंगे डैमेज इन डीएनए कि डीएनए में डैमेज कैसे होता है या किस टाइप से डीएनए में डैमेज हो सकता है। फिर डैमेज को रिपेयर करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट टाइप के रिपेयर सिस्टम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले डैमेज यहाँ पर देखेंगे, फिर उसके बाद हम रिपेयर सिस्टम यहाँ पे देखेंगे। अब सिंपल से देखो, अब जो डीएनए डैमेज यहाँ पर होगा, डीएनए में डैमेज यहाँ पर हो सकता है, काफी रीजन यहाँ पर हो सकते हैं। एक रीजन यहाँ पर बन सकता है रेप्लिकेशन एरर। ठीक है, रेप्लिकेशन एरर यहाँ पर होगा जिसकी वजह से डीएनए में डैमेज देखने को मिलेगा। अब रेप्लिकेशन एरर में होगा क्या, यहां पर मिलेंगे, यहां पर मिसमैच प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, रेप्लिकेशन एरर में क्या प्रोड्यूस होंगे, मिसमैच बनेंगे। मिसमैच से वहां पर क्या चांस होंगे, डीएनए के डैमेज होने के चांसेस वहां पर होंगे। ठीक है, अब देखो जो रेप्लिकेशन एरर मतलब मिसमैच किसी भी डीएनए में कैसे प्रोड्यूस होता है, मतलब रेप्लिकेशन एरर से मतलब यहाँ पे क्या है। देखो सिंपल सा यहाँ पर है रेप्लिकेशन एरर में, अगर हम एक सिंपल सा देखें, रेप्लिकेशन एरर यहाँ पर म्यूटेशन कोज कर सकता है। म्यूटेशन यहाँ पे कैसे हो सकती है, ट्रांजिशन म्यूटेशन भी यहाँ पर हो सकती है एंड इट कैन बी ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ठीक है, ट्रांजिशन म्यूटेशन भी हो सकती है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन भी यहां पर हो सकती है। ट्रांजिशन म्यूटेशन में मतलब म्यूटेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रांजिशन में प्यूरिन से रिप्लेसमेंट हो जाता है एंड ट्रांसवर्जन में पिरिमिडिन से रिप्लेसमेंट यहां पर हो जाता है। ठीक है, म्यूटेशन कोज करते हैं, एप्लीकेशन एरर से मिसमैच प्रोड्यूस हो सकते हैं या फिर म्यूटेशन हो सकती है। म्यूटेशन इट कैन बी ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। अब ये एरर कैसे प्रोड्यूस होता है, अगर एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चले एरर का, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस अपने प्रेजेंट होते हैं, इनकी टोटोमेरिक फॉर्म यहाँ पर होती है। ठीक है, रेप्लिकेशन जो नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर होंगे इनकी होती है टोटोमेरिक फॉर्म। टोटोमेरिक फॉर्म हम डीएनए का स्ट्रक्चर जब डिटेल में करते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं कि टोटोमेरिक फॉर्म में यहाँ पर होता क्या है कि जैसे एडेनिन है, एडेनिन नॉर्मली अपने अमाइनो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट अपने टोटोमेरिक फॉर्म में अब ये जो एडेनिन यहाँ पर होगा ये प्रेजेंट होगा इमिनो फॉर्म में। ठीक है, इमिनो फॉर्म में यहाँ पर आएगा। सेम जो यहाँ पे ग्वेनिन है, ग्वेनिन अपनी नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट होता है कीटो फॉर्म में, लेकिन जो इसकी टोटोमेरिक फॉर्म होती है वो यहाँ पर होता है इनोल। ठीक है, टोटोमराइजेशन एक कंसेप्ट होता है जहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं, फिनोमेना देखने को मिलता है। तो जहां पर भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ट्रांसफर यहाँ पर होता है जिससे अमाइनो इमिनो ग्रुप बन जाता है एंड कीटो इनोल ग्रुप बनता है। अब ये जो एडेनिन है, एडेनिन की नॉर्मल प्रॉपर्टी है विद
बेस पेयरिंग करने की विद द थायमिन, एंड ग्वानिन की नॉर्मल प्रॉपर्टी यहाँ पर है बेस पेयरिंग विद द साइटोसिन। एडेनिन थायमिन के साथ करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ करता है। बट जैसे ही एडेनिन अपने किस में इम्यूनो फॉर्म में आता है, ठीक है, जैसे ये इम्यूनो फॉर्म में आता है, अब ये बेस पेयर करता है विद द साइटोसिन। अब ये थायमिन के साथ बेस पेयर ना करके किसके साथ करता है, साइटोसिन के साथ करता है। सेम अब ये जो ग्वानिन यहां पर होगा, अब ये ग्वानिन बेस पेयर करता है विद द थायमिन, ठीक है। अब देखो बेस पेयरिंग प्रॉपर्टीज चेंज होगी, ठीक है, बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी चेंज होगी। अब वैसे तो जो इमीन और इनोल फॉर्म है ये कुछ सेकंड के लिए ही होती है, मतलब विद इन सेकंड, मतलब बहुत कम टाइम के लिए होती है। बट अगर इस टाइम पर एप्लीकेशन हो जाए, मतलब जब यहां पर क्या है, एडेनिन अपने इम्यूनो फॉर्म में एंड ग्वानिन अपने इनोल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तब रेप्लिकेशन हो जाए तो यहाँ पे बेस पेयरिंग ही चेंज हो जाएगी, ठीक है, बेस पेयरिंग ही यहाँ पर चेंज होगी। बेस पेयरिंग चेंज होगी, रेप्लिकेशन एरर यहाँ पर आया, मिसमैच यहाँ पे बनेगा। देखो सिंपल सा जैसे क्या है, अब एक डीएनए यहाँ पे लिया, ठीक है, अब ये डीएनए की रेप्लिकेशन होगी और इस रेप्लिकेटिव डीएनए में यहाँ पे क्या है, एडेनिन अपनी इम्यूनो फॉर्म में, अभी नॉर्मल डीएनए, अभी 80 यहाँ पे बेस पेयर है। अब क्या हुआ कि जब रेप्लिकेशन में हुआ ना, मतलब जब डीएनए स्ट्रैंड्स यहाँ पे सेपरेट हुए, अब ये एडेनिन अपने किस फॉर्म में यहाँ पर आया, इम्यूनो फॉर्म में। अब जब इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, अब एडेनिन के साथ थायमिन ऐड ना होगी, अब यहाँ पर साइटोसिन ऐड होगा, ठीक है। अब ये तो थायमिन वाला जो स्ट्रैंड है ये तो क्या करेगा, नॉर्मल ही यहाँ पे बेस पेयर करेगा। तो अब देखो ये वाला जो स्ट्रैंड है इसमें यहाँ पर आया रेप्लिकेशन एरर, यहाँ पर आया एरर में यहाँ पे क्या है, मिसमैच यहाँ पे हुआ, एडेनिन के साथ अब साइटोसिन यहाँ पे बाइंड कर रहा है, ठीक है, नॉर्मली 80 यहाँ पर होता है। अब ये जो एरर है ये वैसे तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है डीएनए पॉलीमरेज के पास, ठीक है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी यहाँ पर होती है डीएनए पॉलीमरेज के पास, वो क्या कर सकता है, प्रूफ रीड कर सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी नहीं देख पाती है, एरर्स प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को भी एस्केप कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर होगा ना, यहाँ पे दो चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, या तो यहाँ पे प्रूफ रीडिंग हो जाए, पॉलीमरेज एंजाइम करे, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, मिसमैच रिपेयर सिस्टम यहाँ पर आएगा और वो यहाँ पे क्या करेगा, रिपेयर करेगा। मतलब क्योंकि डैमेज एक तरह का है ना, डीएनए में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर मिसमैच यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम यहाँ पर आएगा, या फिर वो क्या करेगा, यहाँ से डैमेज को रिमूव करेगा, ठीक है। लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रूफ रीडिंग होती है ना, मतलब ये जो रेप्लिकेशन एरर यहाँ पर हुआ, इसने यहाँ पे क्या किया, एस्केप कर देते हैं, ये प्रूफ रीडिंग को भी, रिपेयर को भी क्या कर देते हैं, एस्केप। कैसे करता है, अब देखो जब ये वाला स्टैंड है, ये वाले स्टैंड में फर्दर रेप्लिकेशन होगी, ठीक है, अब फर्दर रेप्लिकेशन होगी तो सेपरेशन यहाँ पर होगा। अब एडेनिन वापिस से अपने किस फॉर्म में यहाँ पर आ गया, अमाइनो फॉर्म में। अमाइनो फॉर्म में ना अब ये क्या कर सकता है, ये थायमिन के साथ बेस पेयर कर सकता है, एंड सी के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या हो सकता है, जी। तो अब देखो नॉर्मल ओरिजिनल स्टैंड में 80 था, लेकिन जो डॉटर स्टैंड यहाँ पे बन रहा है, अब उसमें रेप्लिकेशन की वजह से यहाँ पर जीसी आया, ठीक है। अब ए के प्लेस पे जी एंड टी के प्लेस पे सी, तो प्यूरिन के प्लेस पे प्यूरिन, पिरिमिडिन के प्लेस पे पिरिमिडिन यहाँ पर है, तो म्यूटेशन यहाँ पर हो रही है ट्रांजिशन। ट्रांसवर्सन में प्यूरिन के प्लेस पे पिरिमिडिन आते हैं, ट्रांसवर्सल म्यूटेशन होते हैं, तो यहाँ पे 80 टू जीसी ये क्या हो जाती है, ट्रांजिशन म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन यहाँ पर होता है, तो म्यूटेशन यहाँ पे क्या कर सकता है, ये जो ट्रांजिशन म्यूटेशन यहाँ पर है ये क्या करेगी, जो पेरेंटल, वैसे ये कोई एरर नहीं है, मतलब ऐसे कोई ये म्यूटेशन है, बस यहाँ पे म्यूटेशन सिंपल से कैसे है कि 80 के प्लेस पे जीसी यहाँ पर आ गया, ठीक है, 80 बेस पेयर की जगह पे यहाँ पर क्या जाता है, जीसी। तो एक तो यहाँ पर जो डैमेज हो सकता है, रेप्लिकेशन एरर यहाँ पर हो सकता है, टोटोमेरिक फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन यहाँ पर हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, डैमेज यहाँ पर होगा डीएनए में। अब म्यूटेशन में यहाँ पे कुछ एजेंट्स भी आ सकते हैं, जैसे यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन की वजह से यहाँ पे कुछ म्यूटेशन हो रही है, या फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डी अमाइनेटिंग एजेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये डी अमाइनेटिंग एजेंट्स क्या कर देंगे, ये डी अमाइनेशन करेंगे, डी अमाइनेशन से भी जब बेसिस के डी अमाइनेशन हो जाएगी, फिर से इनके बेस पेयरिंग प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, या फिर कोई भी ऐसे केमिकल्स यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे इंटरकेलेटिंग है, जैसे यूवी रेडिएशन, इंटरकेलेटिंग डाइज जैसे यहाँ पर होती है, कुछ केमिकल एजेंट्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है।
तो ये सब यहाँ पे क्या कोज कर सकता है, ये सब कोज कर सकते हैं डैमेज। अब सेल यहाँ पे क्या करेगा, सेल को क्या करना है, इस डैमेज को रिपेयर करना है। रिपेयर करने के लिए अब सेल के पास क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के रिपेयर सिस्टम। ठीक है, तो डैमेज कैसे हो सकता है, डैमेज यहाँ पे कुछ एरर यहाँ पर हो सकते हैं, रेप्लिकेशन एरर, या फिर यहाँ पे कुछ म्यूटेशन से यहाँ पे डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो यहाँ पे इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या आते हैं, रिपेयर सिस्टम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, डीएनए रिपेयर सिस्टम यहाँ पर होंगे। अब ये जो रिपेयर सिस्टम होते हैं ये जनरली 4 टाइप के रिपेयर सिस्टम है जो आते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिपेयर सिस्टम यहां पर होगा मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट मिसमैच रिपेयर सिस्टम आता है। सेकेंड रिपेयर सिस्टम यहां पर आएगा डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर सिस्टम। ठीक है, डायरेक्ट रिवर्सल होगा। थर्ड रिपेयर सिस्टम यहां पर आता है एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। एंड फोर्थ यहां पर आता है डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर। ठीक है, फोर्थ यहां पर होगा डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर। ठीक है, 4 टाइप के सिस्टम यहां पर होंगे रिपेयर सिस्टम जो बेसिकली काम करते हैं। मिसमैच यहां पर आता है, डायरेक्ट रिवर्सल यहां पर होगा, एक्सीजन है, डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर। एक्सीजन फर्दर 2 टाइप से होता है। एक यहां पर आता है बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। ठीक है, सेकेंड यहां पर होगा न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। तो ऑन एन एवरेज मतलब ओवरऑल यहां पे देखा जाए तो 5 टाइप के रिपेयर सिस्टम यहां पर आ जाते हैं। मिसमैच होगा, डायरेक्ट रिवर्सल है, बेस एक्सीजन, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन एंड डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर यहां पर आएगा। ठीक है, ये सब यहाँ पे डीएनए रिपेयर सिस्टम यहां पर आते हैं। तो अभी हम इन्हीं सिस्टम्स को डिटेल में करेंगे, कौन कौन से एंजाइम्स यहां पर आते हैं, कैसे रिपेयर सिस्टम ये काम करते हैं। ठीक है, इन्हीं को यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट यहां पर जो रिपेयर सिस्टम आ जाएगा, फर्स्ट हम करेंगे मिसमैच। फर्स्ट रिपेयर सिस्टम हमारा यहां पर आएगा मिसमैच रिपेयर सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा यहां पर है मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ठीक है, दिस वन इज मिसमैच रिपेयर सिस्टम। अब देखो सिंपल सा क्या करना है, जितने भी रिपेयर सिस्टम है, रिपेयर सिस्टम में कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से एंजाइम्स यहां पर आ रहे हैं वो याद करना है और उनका फंक्शन, बस एक यही चीज इंपॉर्टेंट यहां पर है। ठीक है, और ये जो रिपेयर सिस्टम है ये बेसिकली हम प्रोकैरियोटिक रिपेयर सिस्टम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम जो एग्जांपल हम देख रहे हैं ये हम स्पेसिफिकली इकोलाई का एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं कि इकोलाई में जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो मिसमैच, मिसमैच का मतलब जैसे क्या है, जैसे यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया है कि जी है, जी के कॉम्प्लीमेंट्री वैसे क्या आता है, साइटोसिन आता है, बट यहाँ पर क्या आया, थाइमिन यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली जी के साथ नॉर्मल थाइमिन आता है, साइटोसिन आता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है थाइमिन। तो ये यहाँ पर क्या है, मिसमैच है। अब इस मिसमैच को यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है, और इस मिसमैच को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमारा रिपेयर सिस्टम आ रहा है मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर आएंगे। एक फैक्टर हमारा यहाँ पर होगा म्यूट एस, यहाँ पर होगा एक, यहाँ पर आएगा म्यूट एल, एक यहाँ पर आएगा म्यूट एच। तो पहले तो ये 3 आएंगे। ठीक है, इन तीनों को देखते हैं क्या फंक्शन यहाँ पर है, कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे देखते हैं। अब सबसे पहले देखो, अब किसी डीएनए में मिसमैच प्रेजेंट है, मिसमैच वहां पर है। ठीक है, कि वहां पे जी के साथ सी आना था बट जी के साथ टी वहां पर आ रहा है, मिसमैच प्रेजेंट है। सबसे पहला काम किसी भी रिपेयर सिस्टम के लिए, मतलब मिसमैच को वहां पे क्या करना है, रिमूव करना है। तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम का सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम उसका होता है स्कैनिंग। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेगा, स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग से वो क्या देखेगा कि कहां पर वो प्रेजेंट है, मतलब वो मिसमैच है कहां पर। स्कैनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, स्कैनिंग से ही तो पता लगेगा कि वो मिसमैच कहां पर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट स्टेप यहां पर होगा स्कैनिंग, और स्कैनिंग करने के लिए जो यहाँ पर फैक्टर यहाँ पर आता है, जो प्रोटीन यहाँ पर आता है वो यहाँ पर होता है म्यूट एस। ठीक है, तो म्यूट एस, एस से पता लग रहा है, इसका काम यहाँ पर होगा स्कैनिंग। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये जी प्रेजेंट है, जी के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर टी आया, तो पहले यहाँ पे म्यूट एस ने बाइंड किया, और म्यूट एस यहाँ पे क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। मूव करके वो सबसे पहले ये देखेगा कि ये मिसमैच एक्चुअल में प्रेजेंट कहां पर है। ठीक है, स्कैनिंग का काम यहाँ पर होगा।
अब देखो जो म्यूट एस है डाइमर की फॉर्म में यहाँ पर आता है, डाइमरिक यूनिट यहाँ पर है, बाइंड किया मतलब स्कैन कर रहा है। अब स्कैनिंग के बाद यहाँ पर इसको मिल गया कि कहां पर मिसमैच प्रेजेंट है, ठीक है, इसने अब ढूंढ लिया, स्कैन कर लिया कि कहां पे मिसमैच प्रेजेंट है। अब ये जो म्यूट एस है ना, म्यूट एस, इसके पास होती है एटीपीएस एक्टिविटी, ठीक है। एक तो इसका काम क्या है, स्कैनिंग का, ठीक है, स्कैनिंग का एक फंक्शन यहाँ पर है। दूसरा इसके पास यहाँ पर होती है एटीपीएस एक्टिविटी, ठीक है। एटीपीएस एक्टिविटी मतलब ये एटीपी को हाइड्रोलाइज कर सकता है। एटीपी हाइड्रोलिसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मिसमैच रिपेयर सिस्टम, मतलब ये जो काम यहाँ पर होगा, रिमूवल यहाँ पर होगी, इसके लिए एटीपी हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो म्यूट एस यहाँ पर आएगा जो एटीपीएस की तरह काम यहाँ पे कर रहा है, हाइड्रोलिसिस यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, एटीपी की एडिशन यहाँ पर है, एटीपी की एडिशन से यहाँ पे एटीपी देखो हाइड्रोलाइज यहाँ पे किया, किसमें, एडीपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एटीपी की हाइड्रोलिसिस यहाँ पर है, एटीपी कन्वर्ट हो एटीपी, देखो म्यूट एस के साथ एटीपी बाइंड करेगा, एटीपी बाइंड करेगा तो हाइड्रोलिसिस यहाँ पर हो जाएगी एटीपी, और ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पे रिपेयर करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं म्यूट एल एंड म्यूट एच, ठीक है। एटीपी हाइड्रोलिसिस है, इसके बाद यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है दो प्रोटीन फैक्टर म्यूट एल एंड म्यूट एच। म्यूट एल जो होता है ये रिक्रूट करता है म्यूट एच, ठीक है, इसका काम है यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ, ठीक है, रिक्रूट करेगा, रिक्रूट म्यूट एच। एज सच कोई फंक्शन नहीं है म्यूट एल का, जैसे इसका काम है म्यूट एच को रिक्रूट करना। अब ये जो म्यूट एच है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। म्यूट एच यहाँ पर करता है निक क्रिएट, तो निक क्रिएट करने का काम होता है म्यूट एच का। देखो यहाँ पे म्यूट एल बाइंड किया, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, म्यूट एल की बाइंडिंग यहाँ पर ये हुई है, और ऐसे यहाँ पे म्यूट एच बाइंड किया है, और म्यूट एच ने यहाँ पर क्या किया, इसने निक क्रिएट किया है, ठीक है, निकिंग यहाँ पे की, देखो यहाँ पे एक गैप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, निकिंग यहाँ पर हुई। अब जैसे ही निकिंग यहाँ पर होती है, फिर यहाँ पे एंजाइम आता है एक्सोन्यूक्लियस। तो पहले म्यूट एस, म्यूट एल, म्यूट एच एक साथ, फिर म्यूट एच ने निक क्रिएट किया, निक क्रिएट करने के बाद फिर यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। अब एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम को तो फ्री एंड चाहिए था, अब इसको यहाँ पे ये फ्री एंड मिला, और उसने यहाँ से क्या किया, डीएनए को क्लीव कर दिया, ठीक है, क्लीव किया। और यहाँ पर जो मिसमैच प्रेजेंट था, मतलब जो जी यहाँ पे मिसमैच था, वो भी यहाँ से क्या होगा, क्लीव हो गया, ठीक है, क्लीवेज यहाँ पर होगी, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम ने क्लीव किया। अब यहाँ पर क्रिएट हो गया गैप, ठीक है, एक गैप यहाँ पे बन गया। अब इस गैप को फिल करने के लिए एंजाइम यहाँ पर आएंगे पोलीमरेज एंजाइम, पोलीमरेज एंजाइम आएगा, पोलीमरेज में भी यहाँ पे एंजाइम आता है पोल 3 एंजाइम, ठीक है। अब जैसे देखो ये यहाँ पे 3' एंड बनेगा इसका, ये यहाँ पे 5' एंड होगा, ये यहाँ पे 3' एंड होगा, ठीक है। अब पोल 3 एंजाइम आएगा, पोल 3 फ्री 3' यहाँ पे है, तो मतलब OH यहाँ पर होगा, न्यूक्लियोटाइड की एडिशन करेगा, यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, और अब T के प्लेस पे, मतलब T के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पर अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा एडेनिन, ठीक है। एडेनिन यहाँ पर हुआ, पोल 3 के साथ यहाँ पर फिर लाइगेज एंजाइम आएगा, और ये जो बॉन्ड यहाँ पर बनेगा इसको सील करने का काम, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का काम यहाँ पे कौन करने वाला है, लाइगेज, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, अगर एक सीक्वेंस यहाँ पे देखा जाए तो सिंपल सा क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है पहले म्यूट एस, इसी के साथ यहाँ पे म्यूट एल प्लस में यहाँ पर क्या आता है, म्यूट एच, ठीक है। म्यूट एच यहाँ पर आए, फिर यहाँ पे एंजाइम आएगा एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के बाद फिर यहाँ पर आएगा पोल 3 एंजाइम, ठीक है, पोल 3 एंड प्लस में यहाँ पर आएंगे लाइगेज, ठीक है। बेसिकली देखो जो रिपेयर सिस्टम होता है ना, रिपेयर सिस्टम में जो मेन एंजाइम काम करता है ना, वो पोल 2 होता है, ठीक है, डीएनए पोल 2। जब हम प्रॉपर्टीज करते हैं तो वहां पर हम देखते भी कि पोल 2 मेन रिपेयर में काम करता है, बट मिसमैच रिपेयर सिस्टम इज द ओनली रिपेयर सिस्टम इन विच पोल 3 एंजाइम एक्ट करता है और वो गैप फिल का काम करता है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है नोटिस करना, ठीक है, कि यहाँ पे पोल 3 एंजाइम है जो यहाँ पर क्या करने वाला है, गैप फिल का काम करेगा। अदरवाइज पोल 3 इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम, ठीक है। अब ये एक्चुअल में यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर हमें मिल जाता है मिसमैच रिपेयर्ड डीएनए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे TA यहाँ पे परफेक्ट बेस पेयरिंग यहाँ पर मिले, ठीक है। तो हमने बेसिक सा यहाँ पे मॉडल यहाँ पे देखा, मिसमैच रिपेयर सिस्टम यहाँ पे करता कैसे काम करेगा। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं मिसमैच रिपेयर सिस्टम में, दो चीजें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आती है। फर्स्ट तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो म्यूट एच है, म्यूट एच को ये कैसे पता लगा कि ये जो जी है, जी ही यहाँ पे मिसमैच है, कैसे पता लगा म्यूट एच को,
कि ये जी मिसमैच है, उसने टी को क्यों नहीं रिमूव किया। फर्स्ट क्वेश्चन ये। ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे म्यूट एच बाइंड करता है, निक वो यहाँ पे क्रिएट करता है, या फिर यहाँ पर इधर तरफ वो अपर स्टैंड पे निक क्रिएट होता, तो म्यूट एच ने लोअर स्टैंड पर ही क्यों निक क्रिएट किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट हम ये देखेंगे कि क्यों ऐसा है। सेकेंड ये है कि जब म्यूट एच यहाँ पे बाइंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्लीव कर रहा है, तो ये इधर भी तो बाइंड कर सकता है, इधर भी तो क्लीव कर सकता है। मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स लेफ्ट साइड पर बाइंड किया है, सो दिस कैन ऑल्सो बाइंड टू द राइट साइड। ये राइट साइड पर भी तो बाइंड कर सकता है ना। अगर राइट साइड पर बाइंड करेगा तब क्या सिनेरियो यहाँ पर होता है। तो हम दो चीजें यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट, जो म्यूट एच है, म्यूट एच क्यों लोअर स्टैंड पर क्लीव कर रहा है, अपर स्टैंड पर क्यों नहीं किया, मतलब उसने जी को ही क्यों मिसमैच समझा, टी को क्यों नहीं समझा। सेकेंड सिनेरियो इज कि जो म्यूट एच निक क्रिएट कर रहा है वो लेफ्ट साइड पर कर रहा है, राइट साइड पर भी कर सकता है। ठीक है, दो कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे। तो पहले वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट यहाँ पर कि जो म्यूट एच है, म्यूट एच जो निक क्रिएट करता है वो कहां पर क्रिएट करेगा। अब इसको समझना सिंपल सा। पहला तो देखो, जो रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन में इट इज द टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, टेम्पलेट होगा और यहाँ पे ये होगा डॉटर स्टैंड। ठीक है, डॉटर स्टैंड यहाँ पर होगा, टेम्पलेट एंड डॉटर स्टैंड। अब जब भी कोई भी एरर बनेगा, वो एरर कहां पर आएगा, वो एरर डॉटर स्टैंड पर आएगा, क्योंकि रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन एरर। तो अगर ये जो जी गलती से ऐड हुआ है, जो जी मिस्टेक यहाँ पर हुई है, जी की एडिशन की, वो होगी कहां पे, डॉटर स्टैंड पर ना। तो जो म्यूट एच है, म्यूट एच एक्चुअल में जो यहाँ पे ये क्लीव कर रहा है, ये किसको कर रहा है, ये यहाँ पे डॉटर स्टैंड है। ठीक है, ये डॉटर स्टैंड पर क्लीव कर रहा है। फर्स्ट तो ये कि डॉटर स्टैंड पे करेगा, और ये यहाँ पे टेम्पलेट। तो जो मिसमैच रिमूव होना है ना, वो हमारा डॉटर स्टैंड से होना, टेम्पलेट से तो नहीं होना। ठीक है, मतलब मिसमैच हमारे डॉटर पर प्रेजेंट है, डॉटर स्टैंड पर प्रेजेंट है, टेम्पलेट पर नहीं है। अब सेकंड आता है कि म्यूट एच कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि इट इज द टेम्पलेट स्टैंड और ये वाला यहाँ पे डॉटर स्टैंड है। तो अब इक्वलाई में याद करो, हम इक्वलाई में करते हैं मिथाइलेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इक्वलाई में मिथाइलेशन पढ़ते हैं। मिथाइलेशन में हम ये देखते हैं कि जो डीएनए होता है इक्वलाई का, वो मिथाइलेटेड होता है, GATC सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि कैसे डायमिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम आता है, यहाँ पे मिथाइलेशन यहाँ पे करता है। ठीक है, कैसे यहाँ पर काम होता है। तो GATC पे मतलब जो टेम्पलेट होगा, बेसिकली टेम्पलेट स्टैंड पे प्रेजेंट होगा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और डॉटर स्टैंड पे अभी मिथाइलेशन नहीं होगी, तो मिथाइलेटेड डॉटर स्टैंड होगा ही नहीं। तो म्यूट एच एक्चुअल में रिकॉग्नाइज करता है ऐसे स्टैंड को जहां पर मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होगा। जैसे देखो, ये डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ पे मिथाइलेशन है इस स्टैंड पर। ठीक है, तो ये मिथाइलेशन ये क्या रिप्रेजेंट करे कि दोनों स्टैंड यहाँ पे क्या है, टेम्पलेट, और दीज टू आर द डॉटर स्टैंड जो न्यूली सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो एरर जरूर इन दो स्टैंड पर प्रेजेंट होगा। अब इसमें भी यहाँ पे देखो, म्यूट एच ने कैसे रिकॉग्नाइज किया, उसने देखा कि जो ए यहाँ पर ये है, ये देखो यहाँ पर, इसमें यहाँ पे क्या मिथाइलेशन है एंड यहाँ पर मिथाइलेशन नहीं है। ठीक है, तो उसने ऐसे करके यहाँ पे क्या किया, रिकॉग्नाइज किया है, और म्यूट एच यहाँ पे बाइंड किया, उसने क्या किया यहाँ पे, मतलब म्यूट एच जो बाइंड करे वो कहाँ पे करे, इस स्टैंड पे बाइंड करेगा, और ये जो मिसमैच यहाँ पे प्रेजेंट है इसको रिकॉग्नाइज करेगा, बेसिकली क्लीव करने का काम करेगा। तो म्यूट एच कैसे रिकॉग्नाइज करता है, इसका आंसर है मिथाइलेशन। जो भी नॉन मिथाइलेटेड डीएनए यहाँ पर होगा उसको म्यूट एच रिकॉग्नाइज करेगा, और निक सिर्फ और सिर्फ नॉन मिथाइलेटेड डीएनए पर ही होगी, मिथाइलेटेड डीएनए पर क्लीवेज नहीं होगी। GATC देखो यहाँ पे सीक्वेंस है, ये GATC सीक्वेंस, एडेनिन पर यहाँ पर मिथाइलेशन है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे ये हुआ। सेकेंड देखो, सेकेंड अब हम यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पर जो क्लीवेज है वो कहां पर हो सकती है, लेफ्ट साइड पर भी, जैसे कि रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट, एंड ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है राइट साइड पर। तो लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ यहाँ पर हो सकती है क्लीवेज, मतलब यहाँ पे जो म्यूट एच जो यहाँ पे बाइंड करेगा वो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पर बाइंड कर सकता है। ठीक है, अब इसमें देखना अब कैसे यहाँ पर होगा। अब जब लेफ्ट साइड पर बाइंड करता है म्यूट एच, तब यहाँ पर आता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम 7, और यहाँ पर RACG एंजाइम आता है। ये एंजाइम है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस। देखो सिंपल सा है ना। अब ये एंड यहाँ पे क्या होगा, इसका 5', ये एंड यहाँ पर होगा 3'। तो क्लीवेज किस तरफ यहाँ पर हो रही है, 5' to 3' की तरफ यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा वो एंजाइम यहाँ पर होगा 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एंड 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पर है एक्सोन्यूक्लियस 7 और RACG।
अब ये पार्ट बी से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम होगा, मिसमैच रिपेयर सिस्टम में जो यहाँ पे 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कौन सा यहाँ पर होता है, ठीक है, कौन सा यहाँ पर आएगा। सेम क्लीवेज होके 3' OH यहाँ पर हुआ, पोल 3 यहाँ पर आएगा, पोल 3 होलो एंजाइम, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन और यहाँ पर रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब जब राइट साइड पर क्लीवेज होगी, मतलब जहां पे मिसमैच प्रेजेंट है उसकी राइट साइड पर क्लीव करेगा, निक क्रिएट होगा, तो यहाँ पर जो एक्सोन्यूक्लियस आएगा ये कौन सा यहाँ पर होगा, 3' to 5'। सिंपल सा कंसेप्ट, ये बनेगा यहाँ पे 3' एंड ये यहाँ पे 5' एंड 3' एंड। अब 3' to 5' की डायरेक्शन में क्लीवेज करनी है तो एंजाइम 3' to 5' एंड 3' to 5' जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होगा इट इज एक्सोन्यूक्लियस 1, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस 1 यहाँ पर आएगा जो यहाँ पे बाइंड करेगा और फिर 3' OH में इसकी रेप्लिकेशन यहाँ पर होगी, पोल 3 एंजाइम, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, रिपेयर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पर देखो, अब जो मिसमैच यहाँ पर है, मिसमैच रिपेयर सिस्टम में क्या क्या याद करना है म्यूटेस, ठीक है, फिर यहाँ पे म्यूट L, फिर म्यूट H, फिर यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस होगा। एक्सोन्यूक्लियस पे दो यहाँ पर है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस कौन से हो गए यहाँ पे, एक्सोन्यूक्लियस 7 एंड रैक्जे, ठीक है, एंड 3' to 5' जो यहाँ पर होंगे दैट इज एक्सोन्यूक्लियस 1, ठीक है, ये एंजाइम। फिर यहां पर आए डीएनए पोल 3 लाइगेज एंजाइम, पोल 3 में यहां पर क्या होगा, इसका पूरा होलो एंजाइम यहां पर आएगा, ठीक है, लाइगेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये सब यूज होते हैं मिसमैच रिपेयर सिस्टम में, ठीक है। बस इतना देखो, कोई भी रिपेयर सिस्टम है ना उसमें बस ऐसे ही एक समरी यहाँ पे बना लेनी है, ठीक है। समरी में ये कर लेना है कि कौन कौन से वहां पे एंजाइम्स, कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, इतना ही याद करना है, यही से क्वेश्चन बनेंगे। पार्ट बी से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट बनेगा तो पार्ट बी से बन जाएगा यहीं से। अगर यहाँ पे क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना होगा तो स्टेटमेंट में यहाँ पे पार्ट सी से क्वेश्चन दे देंगे, कुछ भी स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन बन सकता है कि म्यूट एस, म्यूट एल, म्यूट एच दे दिया, क्या क्या यहाँ पे ये रोल प्ले करेगा। तो ये हमने इक्वली में देखा है। ऐसे ही सिमिलर सिस्टम यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, बट वहां पे बस थोड़े से नेम चेंज हो जाता है कि म्यूटेस को कुछ और बोल दिया, म्यूटेल को कुछ और बोल दिया, ठीक है। काम ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा वहां पे नेमिंग वहां पे चेंज हो जाती है। तो हम एक टेबल भी करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप में एक टेबल दी हुई है जहां पर उन्होंने सारे रिपेयर सिस्टम को मेंशन किया है, प्लस में ये बताया है कि प्रोकैरियोट्स में कौन से प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में कौन से प्रेजेंट है। तो वो टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा तो वहीं से ही बन के आएगा पार्ट बी में। पार्ट सी के लिए आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना पड़ता है कि वो कौन सा जो भी प्रोटीन हम बात करें या फिर जिस भी फैक्टर की बात करें उसका फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट रिपेयर सिस्टम कंप्लीट होता है। सो सेकेंड स्टार्ट करते हैं। सेकेंड रिपेयर सिस्टम इज डायरेक्ट रिपेयर, ठीक है। सेकेंड यहां पर आएगा डायरेक्ट रिपेयर, ठीक है। सेकेंड यहां पर होगा डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, यहां पर आ जाएगा। अब जो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम है ना, यहां पर होती है डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ डैमेज, ठीक है। यहां पर क्या होगा, डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ डैमेज। देखो डायरेक्ट रिवर्सल का मतलब क्या है ना, देखो इससे पहले का हमने जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम किया ना, वहां पर हमने क्या किया कि किसी एक बॉन्ड ब्रेक किया, वहां पर एक बेस को रिमूव किया और फिर एक नया बेस ऐड किया, ठीक है। वो चीज अभी हमने देखा। लेकिन डायरेक्ट रिपेयर में क्या होता है, यहाँ पे कोई बेस रिमूव नहीं होगा, बेस नहीं रिमूव होके जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब एक तरह से जैसे कोई रिएक्शन है फॉरवर्ड में हो रही है ना, उसको बस बैकवर्ड में कर देना, ठीक है। ऐसा सा प्रोसेस यहाँ पर होता है। डायरेक्ट रिवर्सल है, कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं बनता है, कुछ भी नहीं। एक सिंगल एंजाइम यहाँ पर होगा, वो एंजाइम उस रिपेयर को जैसा पहले वो होगा ना नॉर्मल कंडीशन में, वैसा का वैसा वहां पे कर देगा। तो वहां पे कोई रिमूवल नहीं होगी, कोई न्यूक्लियोटाइड रिमूव नहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे मिसमैच में रिमूव हुआ है, यहाँ पे कोई रिमूवल यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो एक एंजाइम आता है, मतलब इसमें एक एग्जाम्पल जो हम करते हैं वो एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर होता है फोटो रिएक्टिवेशन, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आता है फोटो रिएक्टिवेशन। वन एग्जाम्पल इज फोटो रिएक्टिवेशन। फोटो रिएक्टिवेशन में एंजाइम आता है हमारा, एंजाइम है फोटोलाइज एंजाइम, ठीक है। एंजाइम यहाँ पर होगा फोटोलाइज।
फोटोलाइज, फोटो मतलब इसको रिक्वायरमेंट है लाइट की, फोटोलाइज फोटो रिएक्टिवेशन फिनोमेना यहाँ पर है एंजाइम फोटोलाइज। ठीक है, देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे यहाँ पे चलता है, फोटो रिएक्टिवेशन यहाँ पे क्या है। तो एक्चुअल में ये जो डायग्राम है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है फोटो रिएक्टिवेशन को। डायग्राम डायरेक्टली वॉटसन से लिया गया है। ठीक है, रेफरेंस वॉटसन है। ठीक है, वॉटसन में आपका मतलब एज इट इज एक्सप्लेन किया है फोटो रिएक्टिवेशन। अब सिंपल देखो, ये एक नॉर्मल डीएनए था, यहाँ पर यूवी लाइट है, यूवी लाइट से यहाँ पर पता है हमें कि क्या बनता है, यहाँ पर डायमर्स बनता है। डायमर कैसा बनता है, पिरामिडल डायमर, पिरामिडल डायमर बनता है। पिरामिडल डायमर में थायमिन थायमिन डायमर भी हो सकता है, साइटोसिन साइटोसिन डायमर भी हो सकता है, साइटोसिन साइटोन भी हो सकता है, साइटोसिन थायमिन साइटोसिन भी हो सकता है, ऐसे साइटोसिन थायमिन भी हो सकता है, क्योंकि पिरामिडल डायमर बनता है। बट सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी बनने की यहाँ पर होते हैं थायमिन थायमिन की। तो अब देखो, दो एडजेसेंट थायमिन थे, अब इनके बीच में यहाँ पर बन गया डायमर, यूवी रेडिएशन यहाँ पर आई, यहाँ पर बन गई डायमर। अब डायमर का क्या रिजल्ट हुआ कि पहले ये जो थायमिन था ये एडेनिन के साथ बेस पेयर बना रहा था, लेकिन अब ये एडेनिन के साथ बेस पेयरिंग ना करके ये आपस में एडजेसेंट थायमिन के बीच में ही यहाँ पर बन गया डायमर। अब ये एक डैमेज है, थायमिन डायमर डैमेज कोज्ड बाय यूवी रेडिएशन। अब इस डैमेज को यहाँ से क्या करना है, रिमूव। अब इसे रिमूव करने के लिए एंजाइम आएगा फोटोलाइज। अब जो फोटोलाइज है, फोटो का मतलब अब इसको चाहिए लाइट, मतलब बिना लाइट के तो ये एक्टिव होगा ही। तो डार्क में फोटोलाइज एंजाइम बाइंड किया, बाइंड करेगा कहाँ पे, जहां पे थायमिन डायमर है। जब तक इसको विजिबल लाइट नहीं मिलेगी तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। फिर जैसे इसको विजिबल लाइट मिले एक्टिव हुआ, और उसने क्या किया, इनके बीच का जो डायमर था, जो बॉन्ड यहाँ पे बन रहा था, उसे क्लीव किया। क्लीव करके वापिस से ये नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पर आ गया थायमिन थायमिन, और थायमिन यहाँ पे एडेनिन के साथ क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, और फोटोलाइज एंजाइम यहाँ से क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा। गुड इवनिंग विश्वेंद्र। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल सा यूवी लाइट से थायमिन डायमर यहाँ पे बना, फोटोलाइज एंजाइम है, फोटोलाइज एंजाइम यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे थायमिन डायमर के को क्लीव करेगा बॉन्ड, और यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आता है फोटो रिएक्टिवेशन। ठीक है, फोटो रिएक्टिवेशन देखो यहाँ पर भी सेम ही है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ थायमिन डायमर्स, जैसे एक्सपोजर यहाँ पे मिलेगा। फिर फोटोलाइज क्या करता है, जो भी यहाँ पे रिंग बनती है बिटवीन द डायमर्स, उसे क्या करता है, रिस्टोर कर देता है। मतलब जो डायमर जो यहाँ पे बनेगा रिंग्स के बीच में, वहां पर क्या करता है, उसको वापस से रिस्टोर करता है इनटू थायमिन रेसिड्यू। ठीक है, ये यहाँ पर होता है। अब देखो यहाँ पे थायमिन डायमर एक्चुअल में बनता है कैसे है ना, एक बार वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे थायमिन डायमर बनता है। देखो सिंपल सा है क्या, देखो ये यहाँ पे बैकबोन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब यहाँ पे थायमिन है, यहाँ पर भी ये थायमिन और एक ये एडेनिन। तो अब देखो ये जो थायमिन है, अब इन थायमिन के बीच में जब डायमर बनता है ना, तो ये यहाँ पर बनती है साइक्लोब्यूटेन रिंग। ठीक है, देखो थायमिन डायमर यहाँ पे बना, यहाँ पर एक ब्यूटेन रिंग बनती है, मतलब 4 कार्बन यहाँ पे ना, ब्यूटेन रिंग, 4 कार्बन के बीच में रिंग यहाँ पे बनेगी, तो ये बनी साइक्लोब्यूटेन रिंग। साइक्लोब्यूटेन रिंग से ही यहाँ पे बनता है थायमिन डायमर यहाँ पे बनता है। ठीक है, और इसी चीज को क्लीव करता है फोटोलाइज एंजाइम, जिससे कि जो थायमिन रेसिड्यू है ये सेपरेट हो जाता है, इंडिविजुअल टू थायमिन रेसिड्यू में ये क्लीव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल यहाँ पर था डायरेक्ट रिपेयर का। एक और एग्जांपल यहाँ पर आता है डायरेक्ट रिपेयर में। ठीक है, वो एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होती है मिथाइल ग्वेनिन। ठीक है, ओ मिथाइल ग्वेनिन यहाँ पर होगा, मतलब ग्वेनिन पे क्या होता है ना, मिथाइल ग्रुप की एडिशन हो जाती है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप की एडिशन यहाँ पर होगी। अब ये भी एक टाइप का यहाँ पे क्या है, डैमेज है, मिथाइल ग्वेनिन। ठीक है, अब इस मिथाइल ग्वेनिन को यहाँ पर क्या करता है, ग्वेनिन में कन्वर्ट करना वापिस से एंजाइम यहाँ पर आ जाता है मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, एंजाइम यहाँ पर होगा मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। तो सिंपल सा एक एग्जांपल और है, मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम यहाँ पर होगा। मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम भी डायरेक्ट रिवर्सल यहाँ पे करता है,
मिथाइल ग्वानिन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्वानिन में। ठीक है, तो ये यहाँ पर, ये भी किसका एग्जांपल यहाँ पर आता है, डायरेक्ट रिपेयर का। ठीक है, डायरेक्ट रिपेयर यहाँ पर होगा। तो अभी तक हमने 2 रिपेयर सिस्टम यहाँ पे किए हैं। एक रिपेयर सिस्टम हमने किया है मिसमैच रिपेयर सिस्टम है, एंड सेकेंड रिपेयर सिस्टम हमने यहाँ पे किया है डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। ठीक है, 2 रिपेयर सिस्टम अभी तक हमने किए हैं। इसी का देखो टेबल यहाँ पे जो दी हुई है वॉटसन में, यहाँ पर क्या है, मिसमैच रिपेयर सिस्टम टाइप। डैमेज यहाँ पे क्या करता है, रेप्लिकेशन एरर, जैसे भी बताया था रेप्लिकेशन एरर में मिसमैच यहाँ पर होगा, डैमेज रेप्लिकेशन एरर है। एंजाइम कौन कौन से यहाँ पर आता है, म्यूट एस, म्यूट एल, म्यूट एच। इक्वलाई में ह्यूमंस में कौन से एंजाइम यहाँ पर होंगे, एमएसएच, एमएलएच एंड पीएमएस। ये किसमें है, ह्यूमंस में। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फोटो रिएक्टिवेशन है। अभी जैसे हमने फोटो रिएक्टिवेशन किया डायरेक्ट रिपेयर में, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनते हैं पिरिमिडिन डाइमर्स। पिरिमिडिन डाइमर्स बनेंगे, एंजाइम यहाँ पर क्या आएगा, फोटोलाइज एंजाइम आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना पार्ट कवर किया है। इसके बाद जो फर्दर हम लोग देखने वाले हैं वो हम देखेंगे बेस एक्सिजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर एंड ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस। ये पार्ट अभी हम कवर करेंगे। तो जैसे अभी यहाँ पे देखो, बेस एक्सिजन रिपेयर में यहाँ पे क्या होगा, डैमेज्ड बेसिस होंगे, एंजाइम ग्लाइकोसाइलेज। तो ये जो टेबल है ना, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे तो एज इट इज ही याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है डीएनए रिपेयर में। तो जैसे डैमेज्ड बेस है तो यहाँ पे एंजाइम ग्लाइकोसाइलेज, तो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम किस रिपेयर सिस्टम में यहाँ पर आता है, बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम। न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर कब काम करता है, जब पिरिमिडिन डाइमर होता है या फिर कोई बल्कि एडप्ट बेसिस, बल्कि पार्ट बेसिस के ऊपर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर यूवीआर ए, बी, सी, यूवीआर डी इन इकोलाई, एक्सपीसी, एक्सपीए, एक्सआरडी, ईआरसीसी1, एक्सपीएफ एंड एक्सपीजी, ये ह्यूमंस में। ये याद करना, थोड़ा सा क्रैमिंग वाला पार्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा याद करने में, बट हो जाएगा याद। ठीक है, बार बार अगर आप रिवीजन करोगे ना, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे तो चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर है। तो डबल स्ट्रैंड ब्रेक यहाँ पर होगा रैक ए, रैक बी से डी इक्वलाई। ट्रांसलेशन सिंथेसिस कब होती है, पिरिमिडिन डाइमर है, अप्यूरेनिक साइड है, बल्कि ऐड होगा तो वाई फैमिली डीएनए पॉलीमरेसेस जाएंगे, जैसे इक्वलाई में यूएमयूसी। तो अब हम नेक्स्ट एक्सिजन रिपेयर सिस्टम करेंगे। अब ये जो एक्सिजन रिपेयर सिस्टम होता है, ये 2 टाइप का होता है एक्सिजन रिपेयर सिस्टम। एक बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम आता है और एक होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम। ठीक है, 2 यहां पर आता है, बेस एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम। अब देखो, जो एक्सिजन होता है ना, एक्सिजन का मतलब ही होता है कटिंग। ठीक है, एक्सिजन का मतलब होता है कटिंग। तो अब होगा क्या, यहां पर जहां पर भी डैमेज होगा, डैमेज को कट किया जाएगा। ठीक है, एक्सिजन यहां पर होगा। ठीक है, तो सिंपल सा समझो, जो एक्सिजन होता है, एक्सिजन का मतलब ही होता है कट करना, कटिंग। तो यहां पर क्या होगा, जहां पर भी डैमेज प्रेजेंट होगा, डीएनए डैमेज जहां पर भी होगा, अब उस डैमेज को कट करेंगे। ठीक है, डैमेज को कट किया जाएगा। अब जब हम डैमेज को कट करेंगे तो मतलब बेसिकली हमारा यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा, वो बॉन्ड यहाँ पे कौन सा ब्रेक होगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे कौन सा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। अब देखो, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहां पर एंजाइम आएंगे एंडोन्यूक्लियसिस। तो दोनों रिपेयर सिस्टम में जो एक कॉमन चीज है ना, कॉमन ये है कि दोनों में एंडोन्यूक्लियसिस आएंगे, क्योंकि एंडोन्यूक्लियसिस यहां पे क्या करेंगे, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करेंगे और डैमेज को यहां से रिमूव करेंगे। ठीक है, एक्सिजन है, कटिंग यहां पर होगी, मतलब फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहां पे क्लीव होगा। तो जो बेस हो या फिर न्यूक्लियोटाइड यहां पर हो, दोनों में जो कॉमन एंजाइम होगा वो यहां पर आएगा एंडोन्यूक्लियसिस। ठीक है, अब बेस और जो न्यूक्लियोटाइड है, अब इसमें कॉमन डिफरेंस इनके नेम से इंडिकेशन है। बेस में तो यहां पे जो क्लीवेज होगी, मतलब रिमूवल होगी, वो रिमूवल होगी एक सिंगल बेस की। ठीक है, मतलब जो डैमेज होगा, डैमेज में जो सिंगल बेस होगा उसे रिमूव किया जाएगा बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम में। और जो न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम होगा, यहां पर 14 to 15 बेसिस को रिमूव करेंगे, तब इसको न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम यहां पर आएगा, जिसमें
14 to 15 इतना यहाँ पे एक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड यहाँ पर होगा। ठीक है, इस ओलिगो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में डैमेज प्रेजेंट होगा और इस डैमेज को यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक सा समझो, एक्सिजन रिपेयर सिस्टम में बेसिक सा दोनों में हम बात करेंगे, होगा क्या, दोनों में यहां पर होगा जैसे डीएनए डैमेज है, डैमेज होगा, डैमेज को यहां पे कट किया जाएगा। कट यहां पे कौन करेगा, यहां पर आएंगे एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। ठीक है, एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम यहां पर आएंगे। अब एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम जब कट करेंगे तो वो गैप क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्लीव होगा तो गैप आएगा। अब इस गैप को फिल करने के लिए फिर एंजाइम यहां पर आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज, प्लस में यहां पर आएंगे लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो एक सिंपल सा यहां पर है जो यहां पे दोनों में कॉमन यहां पर होगा, हमारा बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम हो या फिर हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम हो, एक बेसिक सा आइडिया यहां पे ये रहेगा, डैमेज है, डैमेज पे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा, कट करेगा, गैप क्रिएट होगा, गैप को फिल किया जाएगा, पॉलीमरेज एंजाइम आएंगे, लाइगेजेस एंजाइम आएंगे और इसके बाद हमें यहां पे डीएनए मिलेगा रिपेयर डीएनए। ठीक है, हमें मिलेगा रिपेयर डीएनए। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर जो कट होगा, यहां पे कट होगा सिर्फ सिंगल बेस का, मतलब एक ही यहां पे बेस को रिमूव करेंगे, सिंगल बेस की रिमूवल होगी। ठीक है, लेकिन जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे वहां पे हमारा 14 to 15 बेसिस रिमूव होंगे और कुछ यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो जो रिपेयर सिस्टम है ना, इनको ऐसे ही याद करना होता है। एक पहले एक बेसिक आइडिया देखना है कि बेसिक आइडिया एक्चुअल में रिपेयर सिस्टम में हो क्या रहा है, और बस फिर वहां पे ये ऐड करते जाना है कि कौन सा स्पेसिफिक एंजाइम आएगा। तो जैसे हम एक्सिजन कर रहे हैं तो एक्सिजन में डीएनए डैमेज यहां पर होगा, रिमूव करेंगे, तो बेस में बेस को रिमूव करेंगे, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेंगे। तो अब हम स्पेसिफिक यहाँ पे बात करेंगे, स्पेसिफिक अब हमारा यहां पर आएगा बेस एक्सिजन रिपेयर। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे यहां पे बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब जो बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम है ना, अब ये क्या करेगा, जैसे डैमेज हुआ, डैमेज में ये रिमूव करेगा सिंगल बेसिस को। ठीक है, जैसे अभी बताया सिंगल बेसिस को रिमूव करेगा। अब देखो जो बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम है ना, इसकी एक स्पेशलिटी है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहां पर क्लीव होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो होगा ही, लेकिन उससे भी पहले यहां पर क्लीव होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसके अलावा कोई भी रिपेयर सिस्टम ऐसा नहीं है जहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ब्रेक होगा। तो बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम अपने आप में यूनिक किस तरीके से है, क्योंकि यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की क्लीवेज होगी जो और किसी भी टाइप के रिपेयर सिस्टम में नहीं होती है। ठीक है, अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें पता है कि किसके बीच में बनेगा, जो भी नाइट्रोजनस बेस होंगे प्लस में जो शुगर यहां पर होगा उनके बीच में क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो अब यहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्लीव करने के लिए एंजाइम आएगा। ठीक है, एंजाइम यहां पर होगा और वो जो एंजाइम होगा, एंजाइम इज ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। ठीक है, एंजाइम यहां पर आ जाएगा ग्लाइकोसाइलेज। तो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम क्लीव ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर के बीच में। ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में हमें पता है कि यहां पर क्या हो सकता है, 4 टाइप के डीएनए बेसिस यहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं, वैसे टोटल 5 होते हैं। ठीक है, तो अब ईच टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस के लिए एक स्पेसिफिक ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम यहां पर होता है। ठीक है, कि जैसे अगर साइटोसिन को रिमूव करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होगा, ग्वानिन के लिए अलग होगा, एडेनिन के लिए अलग है, थाइमिन के लिए अलग होगा, यूरिसिल के लिए अलग ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होते हैं। ठीक है, अब हम रिपेयर सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इसमें होगा क्या। तो पहला तो हमें एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक जो स्पेसिफिक एंजाइम जो सिर्फ बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम में आएगा वो है ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक डीएनए यहाँ पर है। ठीक है, अब डीएनए में यहाँ पे क्या है, कुछ डैमेज है। डैमेज का मतलब क्या कि अब इस डीएनए में यहाँ पर एक अनयूजुअल बेस प्रेजेंट है, वो यहाँ पे क्या है, यू। जैसे अब जी के साथ बेसिकली यहाँ पर क्या आता है, सी आता है। ठीक है, साइटोसिन आता है, हमें पता है कि नॉर्मली जी सी बेस पेयरिंग होती है, बट यहाँ पे क्या हुआ
यहां पर यूरेसिल आया। अब ये जो यूरेसिल आया है ना, ये यूरेसिल भी कैसे आया, यहां पर हुई है डीअमाइनेशन ऑफ साइटोसिन। ठीक है, जो साइटोसिन बेस था इसकी होगी डीअमाइनेशन, और जब भी साइटोसिन की डीअमाइनेशन होती है तो यहाँ पे बेस बनता है यूरेसिल। अगर आप स्ट्रक्चर भी देखोगे तो डिफरेंस यूरेसिल और साइटोसिन में सिर्फ इतना है, एक अमाइनो ग्रुप का डिफरेंस होता है। तो जब साइटोसिन की डीअमाइनेशन होगी तो वहां पर आएगा यूरेसिल। अब डीएनए में जो यूरेसिल प्रेजेंट है ये एक डैमेज है, क्योंकि डीएनए में नॉर्मली यूरेसिल नहीं होता है। ठीक है, तो डीएनए के लिए डैमेज होगा। अब डीएनए को करना क्या है, डीएनए मतलब यहाँ पे रिपेयर सिस्टम आएगा। अब इस रिपेयर सिस्टम से यूरेसिल को रिमूव करना है। यूरेसिल को रिमूव करके इसके प्लेस पे साइटोसिन को ऐड करना है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले जो यहाँ पर एंजाइम आएगा वो यहाँ पर आएगा ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, और ये ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम भी स्पेसिफिक है किसके लिए, यूरेसिल के लिए। तो ये होता है यूडीपी ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, क्योंकि यूरेसिल के लिए स्पेसिफिक होगा। ठीक है, अब यहां पर यूरेसिल प्रेजेंट है और यहां पे शुगर है, और इस शुगर के साथ यूरेसिल का बॉन्ड बना हुआ है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर होगा। देखो जो यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जिसके थ्रू यहाँ पे यूरेसिल बाइंड है किसके साथ, शुगर के साथ। अब ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आएगा, यहां पर ये ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आया, इसने क्या किया, इस बॉन्ड को क्लीव कर दिया। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्लीव किया। ठीक है, अभी देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्लीव किया यहां पे इस बॉन्ड को। ठीक है, अब जैसे यहां पे बॉन्ड क्लीव हुआ, बॉन्ड क्लीव होने के बाद अब ये जो यहां पे होगा ना, ये स्टैंड, यहां पे तो जी प्रेजेंट होगा, यहां पर और बेसिस प्रेजेंट है, लेकिन अब यहां से यूरेसिल अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, यूरेसिल अब यहां पे नहीं रहेगा। तो यहां से क्या किया, यहां से रिमूव हो गया, यूरेसिल रिमूव हुआ। ठीक है, अब ये जो साइट है, इस साइड पे शुगर प्रेजेंट है, यहां पे फोस्फेट होगी, इधर भी फोस्फेट यहां पर होगा, यहां पे शुगर है, लेकिन अब इस शुगर के साथ कोई भी नाइट्रोजनस बेस नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस नहीं है। तो अब ये जो साइट यहां पर होती है जहां पे नाइट्रोजनस बेस नहीं होता, ऐसे साइट को हम बोलते हैं ए बेसिक साइट, मतलब अब्सेंस ऑफ बेस। ठीक है, ऐसे साइट को बोला जाता है ए बेसिक साइट, अब्सेंस ऑफ बेस। ठीक है, जहां पे ये बेस नहीं होगा उस साइट को अबेसिक साइट यहां पे बोलेंगे। अब बेस यहां पे प्यूरिन भी हो सकता है, तो इसको बोल देते हैं अप्यूरिनिक साइट, या फिर बेस यहां पर हो सकता है पिरिमिडिन, तो इसको बोल देते हैं अपिरिमिडिनिक साइट। तभी इसको जर्नलाइज बेसिस पे हम अबेसिक साइट बोल देते हैं, मतलब अब्सेंस ऑफ बेस। अभी तक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड ने क्लीव हुआ, हमने एक्सीजन में किया था, मतलब अभी एक्सीजन में ये बताया था कि यहाँ पे फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्लीव होगा, अभी होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये करता है, यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आता है जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्लीव करता है, अबेसिक साइट को यहाँ पे क्या करेगा, क्रिएट। अब इसको यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे साइटोसिन को ऐड करना है, तो यहाँ पे इसको तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे क्या हो सकता है, साइटोसिन ऐड हो सकता है। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए अब जरूरत पड़ेगी किसकी, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप यहां पर होगा, यहां पर आएगा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और यहां पर आता है AP1 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से भी याद कर सकते हो, वैसे अगर स्पेसिफिकली करें तो AP1 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहां पर आता है। अब वो क्या करेगा, इस शुगर को यहां से रिमूव करेगा, मतलब जिस शुगर के पास अब नाइट्रोजनस बेस नहीं है, अब उसे रिमूव करेगा। अब यहां पे रिमूव करके देखो, यहां पर अब ग्वेनिन है, अब इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहां पर होगा, अब यहां पे गैप आ गया। ठीक है, सिंगल बेस का गैप आ जाएगा, क्योंकि यहां से अब शुगर रिमूव होगी। अब इस सिंगल बेस के गैप को फिल करने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर आएंगे। ठीक है, अब पॉलीमरेज एंजाइम में भी यहां पर आते हैं पोल 1 प्लस में
यहां पर आएगा लाइगेज एंजाइम, ठीक है, पोल 1 एंड लाइगेज एंजाइम आएगा जो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस को यहां पे ऐड कर देगा, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स में या फिर हम मतलब इक्वलाइन में बात करें तो यहाँ पे पोल 1 और लाइगेज आता है। यूकेरियोट्स में बात करें तो यहां पर आता है डीएनए पोल डेल्टा या फिर एप्सिलॉन प्लस में लाइगेज 1, ठीक है, डीएनए पोल डेल्टा या फिर एप्सिलॉन प्लस में लाइगेज 1। ये होगा स्पेसिफिकली जब हम यूकेरियोट्स की बात कर रहे हैं। यूकेरियोट्स में ये एंजाइम आएंगे जो क्या करेंगे, यहाँ पे गैप को फिल करेंगे यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे साइटोसिन को ऐड कर देंगे। अब ये डीएनए हमारा यहाँ पर हो जाएगा रिपेयर, ठीक है, ये यहाँ पर बनेगा रिपेयर डीएनए, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था, बस एक चीज याद रखना, बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम में एंजाइम जो स्पेसिफिक है ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, क्योंकि यहां पर क्रिएट होगी अबेसिक साइट यहाँ पे क्रिएट होगी, ठीक है, एक सिंगल बेस की रिमूवल यहाँ पर होगी। अब सिंगल बेस यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे साइटोसिन के डीअमाइनेशन हुआ तो यूरेसिल यहाँ पे ऐड हुआ। अब डीएनए से यूरेसिल को रिमूव करना है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्लीव होगा, ए बेसिक साइट यहाँ पे क्रिएट होगी, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, फिर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फिर नॉर्मल पोल 1 एंड लाइगेज एंजाइम यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा आइडिया यहाँ पर होता है बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम के बारे में। अब इसका एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पे देखना। अब देखो अगर आप ये देखोगे ना, ये यहाँ पे है शुगर यहाँ पर है, ठीक है, इसके साथ ये फोस्फेट है, फिर यहाँ पे ये फोस्फेट हुआ, फिर ये शुगर यहाँ पे फोस्फेट, फिर यहाँ पे ये शुगर। अब इस शुगर के साथ देखो यहाँ पर ये बेस प्रेजेंट है यूरेसिल, ठीक है, डीएनए में। अब ये तो यहाँ पे नॉर्मल बेसिस प्रेजेंट है, बट यहाँ पे साइटोसिन की डीअमाइनेशन हुई तो यहाँ पर आया यूरेसिल। अब देखो यहाँ पे एंजाइम आया ग्लाइकोसाइलेज, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को क्लीव करेगा यहाँ पे क्या, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम ने यहाँ पे क्या किया, क्लीव किया, ठीक है, देखो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आया, क्लीव किया। अब क्लीव करने के बाद अब देखो यहां से बेस रिमूव हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या था, यूरेसिल एंड था, यहाँ पे बेस नहीं है, तो यहाँ पे साइड बनी एपी साइड, ठीक है, एपी साइड यहाँ पे बनी। अब पिरिमिडिनिक साइड बनी क्योंकि पिरिमिडिन अब्सेंट हुआ यहां से, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आएगा एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पर होगा। अब उस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को क्या करना है, इस शुगर को यहां से रिमूव करना है, ठीक है, इसको रिमूव करना है। अब इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे वो क्लीव करेगा, ठीक है, यहाँ पे क्लीव करेगा और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे यहाँ पे क्या करेगा, क्लीव करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जो एपी एंजाइम है ना वो एंडो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्सो इसलिए क्योंकि यहां से देखो यहाँ पर जो वो क्लीव कर रहा है ना वो एक्सोन्यूक्लियस, क्योंकि एंड पे क्लीवेज यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर जो क्लीव कर रहा है ना वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे बीच में से क्लीव कर रहा है और यहाँ पे वो एंड से क्लीव करेगा। तो क्लीव करने के बाद यहां से ये शुगर हो जाएगी रिमूव, ठीक है। तो अब एक स्ट्रैंड में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे गैप। फिर उसके बाद सेम यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम आएंगे, पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है, साइटोसिन को ऐड कर देंगे सिंपल यहाँ पे, और डीएनए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपेयर, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे देखो किया क्या है, ये मतलब ये एज इट इज आपके वॉटसन में दिया हुआ है, ठीक है, एज इट इज वॉटसन में ये दिया हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल सा यही चीज है कि यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्लीव करेगा, यूरेसिल को रिलीज करेगा फ्रॉम द डीएनए बैकबोन, और यहाँ पे फिर लीव करेगा एपी साइड। एपी साइड यहाँ पे प्यूरिनिक भी हो सकते हैं, पिरिमिडिनिक भी हो सकते हैं। फिर एंडोन्यूक्लियस डीएनए बैकबोन को कट करेगा 5 प्राइम पोजीशन ऑफ द एपी साइड, और यहाँ पे क्या लीव कर देगा, OH को लीव कर देगा। फिर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा जो 3 प्राइम पोजीशन पे कट करेगा और 5 प्राइम फॉस्फेट को लीव करेगा। बेसिकली जब भी बॉन्ड क्लीव होता है तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज पे एक 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री होता है ना, और दूसरा यहाँ पे क्या करेगा, 3 प्राइम OH फ्री होगा जब भी बॉन्ड क्लीव होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि जब बॉन्ड क्लीव होगा तो उसने क्या किया, 5 प्राइम फॉस्फेट को लीव किया, और यहाँ से उसने किसको लीव कर दिया, 3 प्राइम OH को। अब 3 प्राइम OH जो लीव हो रहा है वो कौन यहाँ पे कर रहा है, एक्सोन्यूक्लियस, और जो 5 प्राइम फॉस्फेट को लीव कर रहा है वहां पे कौन कर रहा है, एंडोन्यूक्लियस, जिससे गैप आएगा और गैप को फिल करेगा पोल 1, ठीक है। तो गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर आएगा पोल 1। तो ये सिंपल सा रिपेयर सिस्टम है यहाँ पे, बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम,
ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा कि जो रिपेयर सिस्टम है कैसे यहाँ पे काम करता है। अब देखो, ये तो हमने एक बेसिक सा आइडिया देख लिया कि रिपेयर सिस्टम में कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पर आते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये है कि देखो, अब सिंपल सा कंसेप्ट है ना। अब एक चीज देखो, अब डीएनए यहाँ पे क्या है, डीएनए तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करना है तो एंजाइम के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का एक्सेस बहुत इजी है कि वो यहाँ पे, क्योंकि बाहर की तरफ बैकबोन, पूरी बैकबोन में प्रेजेंट ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, तो एंजाइम क्या कर सकता है, यहाँ पे इजी क्लीव कर सकता है। लेकिन एंजाइम के लिए प्रॉब्लम कब होगी, या फिर कौन से एंजाइम के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर होगी? एंजाइम के लिए प्रॉब्लम होगी इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए क्यों? क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे, अंदर की तरफ प्रेजेंट है। अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर भी देखें, बैकबोन में तो क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, क्योंकि जो बेसिस है, बेसिस तो इनवर्ट की तरफ प्रेजेंट होते हैं ना, तो अंदर की तरफ होगा। तो अब ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम का एक्सेस कैसे मिलेगा? ठीक है, कैसे ये कट करेगा, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम कैसे स्पेसिफिकली यहां पर जाके इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्लीव करेगा? ठीक है, तो इसके लिए यहां पर क्या है, देखो यहां पर की गई है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, टेक्निक यहाँ पे यूज की है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से पता लगा है कि यहाँ पर होता क्या है कि जहां पर भी मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफाइड बेसिस या फिर जो भी हमारे डैमेज्ड बेसिस होते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड बेसिस और डैमेज्ड बेसिस ये करते क्या है, ये करते हैं फ्लिपिंग, फ्लिप आउट। मतलब जैसे यूरेसिल है ना, यूरेसिल क्या करता है, यूरेसिल करता है फ्लिपिंग। ये फ्लिप आउट हो जाता है बाहर की तरफ, डीएनए जो चेनों से बाहर की तरफ फ्लिपिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे ये डीएनए यहाँ पर है, यहाँ पे ग्वानिन होगा, सब यहाँ पे बेसिस प्रेजेंट है। अब इसमें हुआ क्या है, यूरेसिल की हुई है फ्लिपिंग। अब जैसे ही फ्लिपिंग हुई, अब इस फ्लिपिंग से अब ये इजी है ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का एक्सेस। ठीक है, अब तो इजी है, क्योंकि पहले क्या था, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था वो कहां पे, इनवर्ट की तरफ था। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम के लिए इजी एक्सेस नहीं था क्लीव करने के लिए। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम या फिर जो मॉडिफाइड बेसिस होते हैं या फिर जो डैमेज्ड बेसिस हैं, वो करते क्या है, फ्लिपिंग, फ्लिप आउट करता है। अब फ्लिप आउट से यहां पर हो जाता है, अब ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम को इजी एक्सेस यहाँ पे मिलता है। अब वो क्या कर सकता है, यहाँ पे क्लीवेज। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम है, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम कैसे क्लीव करता है, मॉडिफाइड बेसिस की फ्लिपिंग होती है, तब उसे एक्सेस मिलता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, तब वो जाके क्या करता है, बॉन्ड को क्लीव करता है। ठीक है, तो ये बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम था। अब एक और चीज यहाँ पे देखो, इसी में ही ना, बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम में ही ना, एक और चीज यहाँ पे क्या मेंशन है। देखो, अभी तक आप लोगों को रिपेयर सिस्टम क्लियर होगा, जिसमें हमने एक बेसिक सा आइडिया देखा, जहां पे हमने ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम के बारे में किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे एपी एंडो एक्सो एंजाइम के बारे में देखा है कि क्लीव कर रहा है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे डीएनए पोल 1 के बारे में देखा है, और हमने यहाँ पे साथ में लाइगेज एंजाइम आ जाएगा। यूकेरियोट्स के केस में बात करें तो यहाँ पे पोल डेल्टा एंड एप्सिलॉन यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में लाइगेज 1। ठीक है, ये होगा। इसके अलावा सेकेंड कंसेप्ट हमने देखा है बेस फ्लिपिंग। ठीक है, कि जो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होगा, जो मॉडिफाइड बेसिस है, वो क्या करता है, फ्लिप करता है। फ्लिप करता है तो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम अब इजी क्लीव कर सकता है। अब नेक्स्ट ये आता है कि व्हाट इफ अगर ये जो डैमेज है, ये डैमेज रिपेयर ही ना हो, मतलब बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम या फिर जो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम है, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम इस जो ये मिसमैच यहाँ पे, जैसे यूरेसिल यहाँ पर आया, इस यूरेसिल को रिमूव ही ना कर पाए, तब क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दी हुई है, उसके रिगार्डिंग देखो यहाँ पे क्या बोला। देखो, सिंपल सा एक डीएनए यहाँ पर है। अब इस डीएनए में देखो, ये ग्वानिन को देखना है। अब हुआ क्या, इस ग्वानिन की हुई ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर होती है। अब देखो, ग्वानिन यहाँ पे क्या, ऑक्सो फॉर्म में ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुई।
ठीक है। अब नॉर्मली ग्वानिन हमें पता है किसके साथ यहाँ पे क्या करेगा, साइटोसिन के साथ। बट जब ये अपनी ऑक्सो फॉर्म में आता है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड होता है, तब यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऐड होता है एडेनिन। ठीक है, तो मतलब ये एक एरर यहाँ पर हुआ। अब देखो सिंपल सा, अब जो एक्सिजन रिपेयर है ना, एक्सिजन रिपेयर का काम यहाँ पे क्या है कि इस ग्वानिन को यहाँ से रिमूव करना, क्योंकि अब ग्वानिन यहाँ पे मॉडिफाइड बेस है। ठीक है, ग्वानिन की मॉडिफिकेशन हुई है, ग्वानिन अब यहाँ पे मॉडिफाइड बेस है, लेकिन बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम का काम क्या है, इस मॉडिफाइड बेस को रिमूव करना। लेकिन अगर अभी बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम आया ही नहीं है, मतलब वो ग्वानिन को रिमूव नहीं कर पाया, उससे पहले ही रेप्लिकेशन में ये डीएनए चला गया। ठीक है, कि अभी इसकी रिमूवल होनी थी, बट उससे पहले ही ये डीएनए यहाँ पे किसमें, रेप्लिकेशन यहाँ पर होगी। अब रेप्लिकेशन में क्या होगा, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, तो एक में यहाँ पे ग्वानिन यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे यहाँ पे साइटोसिन। अब ये साइटोसिन तो नॉर्मल है, तो यहाँ पे ग्वानिन बनेगा, तो ये तो यहाँ पर बनेगा नॉर्मल डीएनए। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब रेप्लिकेशन हुई तो यहाँ पे ग्वानिन आया, ग्वानिन ऑक्सो, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर ऐड हो गया एडेनिन। तो अभी ये डैमेज है। ठीक है, क्योंकि प्यूरिन के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे प्यूरिन आ चुका है, लेकिन अगर हम देखें डीएनए में प्यूरिन के कॉम्प्लीमेंट्री पिरिमिडिन होता है ऑलवेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहां पर आता है फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। वो फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम क्या करेगा, इस एडेनिन को यहां से रिमूव करेगा और फिर इसकी जगह पर ऐड होगा साइटोसिन। ठीक है, तो जो फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम है ये कब आएगा, आफ्टर रेप्लिकेशन। अगर डैमेज प्रेजेंट है और उस डैमेज में क्या हुआ है कि वहां पर बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम काम नहीं कर पाया है, उससे पहले ही रेप्लिकेशन यहाँ पर हो गई है, तो वहां पर आता है फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम एडेनिन को रिमूव करेगा और उसके प्लेस पे फिर वहां पे क्या हो जाएगा, साइटोसिन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपके व्हाट्सएप में ही दिया गया है, और अभी तक फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज से ऐसे जितने क्वेश्चन आए नहीं है, बट इन फ्यूचर यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो अब ये रिपेयर सिस्टम यहाँ पे ऑक्सो GA रिपेयर सिस्टम यहाँ पर है, जिसमें हुआ क्या है, ग्वानिन की ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुई, जिससे यहाँ पे ऑक्सोजीन यहाँ पे बना। अब मॉडिफाइड बेसिस यहाँ पे अगर तो एक तो केस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बिफोर एप्लीकेशन ही रिपेयर हो जाए बेस एक्सिजन रिपेयर के थ्रू। दूसरा यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे ये फेल हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाए बिफोर ऑक्सोजी रिमूव। ठीक है, उसके रिमूवल से पहले रेप्लिकेशन हो जाए, तो अब मिस इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर होगी ए की, तो तब वहां पर आता है फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज। फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज क्या करेगा, ए को रिमूव करेगा और उसको फिर रिप्लेस कर देगा बाय सी, जिससे यहाँ पे क्या मिलेगी, अब सेकेंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाएगी किसके लिए, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम के लिए, मॉडिफाइड बेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, मॉडिफाइड बेस को रिमूव करने के लिए यहाँ पे सेकेंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ जाएगी ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम के लिए। तो उस चीज के लिए यहाँ पर क्या आता है, फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम यहाँ पर आता है। ठीक है, तो दो केसेस यहाँ पर हो सकता है कि या तो वो बिफोर रेप्लिकेशन बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम मतलब ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आ सकता है, या फिर अभी रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेशन हो गई है लेकिन उससे पहले अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है, तो अब फिर वहां पर आता है, यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसमें से एक एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सो GA रिपेयर यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहां तक हमारा कंप्लीट है ये बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम। ठीक है, तो बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम आप लोगों को क्लियर होगा। तो बस एक ये याद रख लेना कि फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज कब आता है और कैसे यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका एक इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है कि ये सेकंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे डीएनए ग्लाइकोसाइलेज के लिए मॉडिफाइड बेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट अब यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर। ठीक है, नेक्स्ट अब न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, सेम कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम में होगा क्या, सिंपल सा, आप फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्लीव होगा, 14 to 15 बेसिस वहां से रिमूव हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड, और फिर वहां पे रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम है ये कैसे काम करता है, मतलब कब आता है, जब यहाँ पे बनते हैं पिरिमिडिन डाइमर। ठीक है, पिरिमिडिन डाइमर बनेंगे तब न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम आ सकता है। जैसे डायरेक्ट रिपेयर में भी हमने किया था, वहां पे क्या था, थायमिन डाइमर बना था।
ठीक है। ऐसे यहाँ पे थायमिन डाइमर में ना यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम भी आता है, या फिर अगर कुछ बल्कि एडप्ट आ जाता है, मतलब कुछ बल्कि ग्रुप डीएनए में ऐड हो जाता है ना, तब वहां पे आता है न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम। ठीक है, कोई ऐसे लार्ज कोई मॉलिक्यूल है वो एडिशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखो जो न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम है ना, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम में जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम होगा, अलग अलग टाइप के रिपेयर सिस्टम होते हैं। जैसे मतलब न्यूक्लियोटाइड रिपेयर सिस्टम में ही एग्जांपल जैसे यहाँ पर आते हैं, जस्ट अ सेकंड। जैसे अलग अलग यहाँ पे एंजाइम्स यूज होंगे ना, अलग अलग प्रोटीन फैक्टर यहाँ पे यूज होता है, तो उसी के लिए अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड रिपेयर सिस्टम होता है इन द इकोलाई एंड ह्यूमंस। तो ऐसे अब इकोलाई में यहां पर एक जो रिपेयर सिस्टम होगा न्यूक्लियोटाइड में ही, उसमें इंक्लूड होते हैं 4 प्रोटीन, यूवीआर ए, यूवीआर बी, यूवीआर सी एंड यूवीआर डी। ठीक है, यूवीआर ए बी सी डी ये इकोलाई में है जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम में काम करता है, यूवीआर ए बी सी डी। ठीक है, कब ये काम होगा? जब कोई थायमिन मतलब पिरिमिडिन डाइमर वहां पे बनेगा, थायमिन का डाइमर बना, या फिर कोई बल्कि एडेक्ट आ गया, तो वहां पे न्यूक्लियोटाइड रिपेयर सिस्टम वहां पर आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली उतना न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देंगे, गैप क्रिएट करेंगे, गैप क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम और लाइगेज आएगा। तो अब हम इकोलाई में देखेंगे एबीसीडी कैसे काम करता है, यूवीआर एबीसीडी कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब देखो सिंपल सा है, बस डायग्राम से सब चीजें याद हो जाती है, तो बस कुछ नहीं करना होता रिपेयर सिस्टम में। देखो रिपेयर सिस्टम में ना आप लोग कैसे याद कर सकते हो, सिंपल सा डायग्राम के थ्रू, या तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में कर लो। डायग्राम के थ्रू भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीजें याद कर लो कि पहले क्या है, फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, जितने भी रिपेयर सिस्टम है सबका फ्लो चार्ट बनाओ, आपका एक ही पेज में सब रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, एंजाइम से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोटाइड रिपेयर सिस्टम, यहाँ पे क्या डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन मतलब थायमिन डाइमर हो सकता है, या फिर कोई बल्कि एडेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, यूवीआर एबीसीडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पर आता है डाइमर ऑफ यूवीआर एबी। ठीक है, डाइमर। ठीक है, जैसे देखो ए ए बी बी, बेसिकली हेट्रोडाइमर यहाँ पे बना। ठीक है, यहाँ पर आता है हेट्रोडाइमर ऑफ यूवीआर ए बी। अब ये जो ए बी है ना, यूवीआर ए बी, इनका काम होता है स्कैनिंग का। क्योंकि देखो सिंपल सा, अब कहीं पर भी डिस्टोर्शन को रिमूव करना है, इतने न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना, तो स्कैन तो करना पड़ेगा ना, देखना तो पड़ेगा कि कहाँ पे एक्चुअल में डैमेज प्रेजेंट है। तो स्कैन करने के लिए यहाँ पर आता है यूवीआर ए बी अलोंग विद एटीपी। ठीक है, एटीपी की जरूरत पड़ती है, तो ए बी यहाँ पे क्या करता है, स्कैन। अब स्कैन करते जैसे इनको यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ पे इनको डिस्टोर्शन मिली, मतलब इनको स्कैन करने के बाद डीएनए यहाँ पे मिल गया कि जहां पर डैमेज होगा वहां पर ए बी क्या कर जाता है, बाइंड। अब जैसे ए बी यहाँ पे बाइंड करना, मतलब जैसे रिकॉग्नाइज हो जाता है कि यहाँ पे डिस्टोर्शन है, इन्हें मिल जाता है। अब उसके बाद ए यहाँ से क्या करता है, रिलीज। तो ए का काम सिर्फ इतना था रिकॉग्नाइज करने का, रिकॉग्निशन हुई, रिकॉग्नाइज करते ही डिस्टोर्शन को ए यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब सिर्फ यहाँ पे जो बाइंड रहेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, बी। ठीक है, बी की बाइंडिंग यहाँ पे रहती है। अब ये जो बी होता है ना, बी यहाँ पे फर्दर रिक्रूट करता है, बी फर्दर रिक्रूट यूवीआर सी। ठीक है, ये क्या करता है, ये रिक्रूट करेगा यूवीआर सी को, यूवीआर सी की रिक्रूटमेंट करता है। अब ये जो यूवीआर सी है, अब ये यूवीआर सी है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, देखो बताया था कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा, क्लीव करेगा, तो सेम ही होगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पर आएगा, क्लीवेज होगी। अब यूवीआर सी यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो क्लीव करेगा। ठीक है, जैसे पहले एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था जो क्लीव करते, यहाँ पे यूवीआर सी यहाँ पर आएगा एंडोन्यूक्लियस। अब इसकी रिक्रूटमेंट कौन करता है, बी। ठीक है, तो जैसे यूवीआर सी आएगा तो एक जो यूनिट है बी की रिलीज कर जाती है। अब ये सी यहाँ पे बाइंड किया। अब जो सी है, सी भी यहाँ पे कैसा आता है, ये डाइमर की फॉर्म में आता है। डाइमर भी कैसा, एक यहाँ पे फ्लेक्सिबल लिंकर यहाँ पे कनेक्टेड होता है, जिससे ये क्या करता है, जो डिस्टोर्शन होती है ना, एक साइड पर एक सी बाइंड करेगा, दूसरे साइड पर दूसरा सी यहाँ पे बाइंड करता है, और ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ऐसे बाइंडिंग होगी। क्योंकि बेसिक सा कंसेप्ट ये कि डिस्टोर्शन है ना, यहाँ पर डिस्टोर्शन
तो यहाँ पे इतने से इतने ये न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से क्या करने वाले, रिमूव। अब इतने न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने के लिए यहाँ पे निक क्रिएट करना पड़ेगा ना, फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड को क्लीव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा सी यहाँ पे निक क्रिएट करने का काम करता है, इन बॉन्ड को यहाँ पे क्लीव करेगा। ठीक है, अब देखो जो सी यहाँ पर होता है ना, मतलब जो यूवीआर सी है ये कैसे क्लीव करता है, इसका जो क्लीवेज का मतलब पैटर्न होता है ना, पैटर्न कुछ ऐसा रहता है कि जैसे देखो ये कैसे क्लीव करता है, ये क्लीव करता है 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड, 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड को क्लीव करता है फ्रॉम दी 3' एंड ऑफ डिस्टोर्शन। जो जहां पे डिस्टोर्शन है ना, या फिर ये इसको लीजन भी बोल देते हैं, ठीक है, जहां पे भी डिस्टोर्शन प्रेजेंट है, डिस्टोर्शन, ठीक है, जहां पे भी डैमेज होगा वहां से 3' एंड से 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड क्लीव करता है, जैसे यहाँ पे क्लीव करेगा। ठीक है, और 5' एंड मतलब 5' एंड से फ्रॉम 5' एंड ये क्लीव करता है अराउंड 7 to 8 न्यूक्लियोटाइड। देखो समझो कैसे, 5' एंड से क्लीव किया मतलब यहां से इसने क्लीव किया कुछ अराउंड, मतलब जो जहां पे डिस्टोर्शन थी उससे कुछ, यहाँ पे 7 to 8 न्यूक्लियोटाइड को क्लीव किया। यहां से डिस्टोर्शन से जो डिस्टेंस इसका था वो कितना था, 3 to 4, यहाँ पे प्रेजेंट है डिस्टोर्शन। तो ये क्लीवेज कैसे करता है, 5' एंड पर स्पेसिफिक होता है, 5' एंड जो यहाँ पे डिस्टोर्शन का होगा वहां पे कुछ 7 to 8 न्यूक्लियोटाइड को क्लीव करता है, 3' एंड पे कुछ ये 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड को क्लीव करता है। और ऐसे करके यहाँ पे देखो अराउंड 13 to 14 न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पे एक ही न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाता है, क्योंकि टोटल देखो जब क्लीवेज यहाँ पर होगी, यहाँ पे इसने निक क्रिएट किया, यहाँ पे बॉन्ड को क्लीव किया एंड यहाँ पर बॉन्ड को क्लीव किया, तो ये जो पूरा का पूरा जो ये जाएगा सेगमेंट, ये सेगमेंट होगा अराउंड 13 to 14 न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, इतना सेगमेंट ये जाएगा। अब जो यूवीआर सी है ना, ये तो एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो निक क्रिएट करेगा, यहाँ पे इसका काम यहाँ पर होगा निक क्रिएट करना। ठीक है, इसने निक क्रिएट कर दिया। अब निक क्रिएट करने के बाद यहां पर फिर आता है हेलिकेज डी एंजाइम। ठीक है, डी होगा यूवीआर डी है यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम। अब ये हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन हमें पता क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव करेगा। तो ये जो यहाँ पे होंगे ना, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा इनको क्लीव कर देगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे निक हुआ, निक क्रिएट होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव किया यूवीआर डी ने, और अब इतना ये जो सेगमेंट है अब ये इजिली सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सी यहाँ से निकला, साथ में यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टैंड पे यहाँ पे सेपरेट हो गया। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमरेज आएगा, डीएनए लाइगेज आएगा, क्या करेगा यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा, और ये डीएनए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपेयर। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा, ये होगा यहाँ पे रिपेयर डीएनए। ठीक है, तो सिंपल सा है क्या, ABCD, पहले ए बी आएंगे, रिकॉग्निशन का काम, ए निकल जाएगा, बी फिर सी को रिक्रूट करेगा, फिर सी निक क्रिएट करने का काम करेगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, कैसे क्लीव करेगा, दो जगह पे निक क्रिएट होगा, दो जगह पे कैसे, 5' एंड से 7 to 8 न्यूक्लियोटाइड के गैप पर, 3' एंड पे 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड के गैप पर होगा, और टोटल कुछ 13 to 14 सेगमेंट यहाँ से सेपरेट होगा। फिर ये तो निक क्रिएट करेगा, मतलब फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड को क्लीव करेगा। फिर यहाँ पर जो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव करने के लिए हेलिकेज एंजाइम आएगा, और हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को सेपरेट करेगा, गैप बनेगा, गैप को फिल करने के लिए एंजाइम आएंगे, पॉलीमरेज एंड लाइगेज एंजाइम। ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पर हो जाएगा रिपेयर। ठीक है, तो ये यहाँ पे था न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ पे था न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। एक बार जो हमने टेबल की थी रिपेयर सिस्टम की वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बेस एक्सीजन रिपेयर, रेप्लिकेशन एरर यहाँ पे क्या है, डैमेज्ड बेसिस। डैमेज्ड बेसिस का मतलब जैसे डीएमाइनेशन हो गया। एंजाइम डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, हमने फंक्शन देखा कैसे काम करेगा। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, क्या क्या यहाँ पर है, पिरिमिडिन डाइमर बनना या फिर बल्कि एडप्ट ऐड हो जाना बेस पर। यहाँ पर आएंगे यूवीआर ABCD इन इकोलाई। अब इसको साथ में देखो, यूवीआर ABCD इकोलाई ये तो याद करना है, बट साथ में ये भी याद कर लेना, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना कि जैसे XPC, XPA, XPD, ERCC1, XPF और XPG ये सब ह्यूमंस में है। तो अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में ये आ जाता है ना XPC, XPA, XPD या फिर ERCC1, XPF लिखा हुआ या फिर XPG, तो मतलब ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम की बात हो रही है इन दी ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस में न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में ये सब यहाँ पे मतलब XPC, XPA ये सब यहाँ पे फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स यहाँ पर होंगे जो एनालॉग यहाँ पर होते हैं यूवीआर ABCD के ही। ठीक है, तो हमने अभी तक ये थर्ड रिपेयर सिस्टम
हमारा बेसिकली था एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, जिसमें हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है न्यूक्लियोटाइड। अब हम यहाँ पे फोर्थ रिपेयर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ रिपेयर सिस्टम इज डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फोर्थ डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर। चलो अब देखेंगे डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर। अब देखो डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर, पहले तो डबल स्टैंड ब्रेक का मतलब ही क्या होता है। डबल स्टैंड ब्रेक देखो यहाँ पे क्या है, ये डीएनए है। डीएनए के जब दोनों स्ट्रैंड पे ब्रेक लग जाएगा, ब्रेक मतलब इसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, तो ऐसे करके यहाँ पे डीएनए होगा। तो अब इस डीएनए में क्या प्रेजेंट है, डबल स्टैंड ब्रेक। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डबल स्टैंड ब्रेक। और ये जो डबल स्टैंड ब्रेक प्रोड्यूस होता है डीएनए में, इसके काफी रीजन हो सकते हैं, जैसे आरओआर मतलब यहाँ पर होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ठीक है, कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, उनकी वजह से डबल स्टैंड ब्रेक हो सकता है, डीएनए पर ब्रेक लग सकता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, सॉरी आरओआर नहीं, आरओएस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ठीक है, इनकी वजह से डबल स्टैंड ब्रेक हो सकता है, या फिर कुछ केमिकल की वजह से हो सकता है। केमिकल एजेंट है, कोई म्यूटाजन है जो क्या करता है, डबल स्टैंड को ब्रेक करता है। और जो डबल स्टैंड ब्रेक जो यहाँ पर होता है ना, ये सबसे डेंजरस, मतलब एक टाइप का हम ये बोल सकते हैं कि सबसे मतलब सेल को हार्म करने वाला जो डैमेज है ना, वो डबल स्टैंड ब्रेक है। तो डबल स्टैंड जो ब्रेक है ना, इसको इमीडिएट रिपेयर की ना जरूरत होती है कि इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करना है। और अगर आपको याद हो तो हमने जब टेलोमेरिक रेप्लिकेशन की थी, तो टेलोमेरिक रेप्लिकेशन में भी मैंने बताया था कि जो डीएनए के एंड्स होते हैं, इनको भी यहाँ पे एज अ रिकॉग्नाइज कर लेता है, रिपेयर सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है डबल स्टैंड ब्रेक के लिए। तो वहां पर हमने देखा था कि टेलोमेरिक बाइंडिंग प्रोटीन है जो बाइंड करके रखता है, और जिससे फिर रिकॉग्निशन नहीं होती है एज अ ब्रेक। ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी ब्रेक प्रेजेंट होगा डबल स्टैंड ब्रेक, तो रिपेयर सिस्टम आएंगे, रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्रेक नहीं होनी चाहिए बेसिकली डीएनए में। अब देखो, जब हमने रिपेयर सिस्टम की बात करते हैं डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर में ना, यहाँ पर क्या आते हैं, दो रिपेयर सिस्टम यहाँ पर आते हैं। एक हमारा यहाँ पर होता है नॉन होमोलोगस रिपेयर सिस्टम। ठीक है, एक हमारा यहाँ पर होगा नॉन होमोलोगस रिपेयर सिस्टम, और एक रिपेयर सिस्टम होता है होमोलोगस रिपेयर सिस्टम। ठीक है, नॉन होमोलोगस रिपेयर सिस्टम अभी हम देखने वाले हैं, जैसे नॉन होमोलोगस एंजॉइनिक मेथड इसे बोलते हैं, NHEJ, ये फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म रहती है NHEJ, नॉन होमोलोगस एंजॉइनिक मेथड। और ये होता है हमारा होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर। ठीक है, ये रहता है होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर, मतलब HDR, होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर, SDR ये होता है। SDR को तो हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि SDR आपको तभी समझ में आएगी जब आपको रिकॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जब क्लियर होगी ना, तब होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर समझ में आता है। तो इसके लिए पहले होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को पढ़ना जरूरी है। तो अब अपकमिंग लेक्चर्स में हम रिकॉम्बिनेशन करेंगे, तो मैं वहां पर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे, तो वहां पर मैं बताऊंगी SDR के बारे में। बट कुछ बेसिक डिफरेंसेस यहाँ पे देखते हैं बिटवीन द नॉन होमोलोगस एंड होमोलोगस, और कब दोनों, मतलब दोनों में से कब कौन सा एक्टिव हो। अब देखो, नॉन होमोलोगस का मतलब ये है कि अब ये जो यहाँ पे डैमेज हुआ, डीएनए पर जो डैमेज हुआ, अब इसको कोई भी होमोलोगस डीएनए की रिक्वायरमेंट नहीं है। होमोलोगस डीएनए का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा बेसिकली, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये दो डीएनए है, अब इन दो डीएनए में यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, सीक्वेंस सिमिलैरिटी हो सकता है, कुछ फिनोटाइपिक या फिर कुछ जीन की सिमिलैरिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये पेयर अप करते हैं दोनों डीएनए, तो इनको हम बोल देते हैं होमोलोगस डीएनए। म्योसिस के टाइम पे बेसिकली अलाइनमेंट होती है, इन्हें हम होमोलोगस डीएनए बोलते हैं। ठीक है, अब नॉन होमोलोगस का मतलब ये है कि अब ये जो डीएनए है ना, डीएनए रिपेयर होगा विदाउट एनी होमोलोगस डीएनए। इसको यहाँ पे जरूरत नहीं है किसी और यहाँ पे डीएनए की, ये अकेला ही खुद से यहाँ पे क्या कर लेगा, बस यहाँ पे सीलिंग यहाँ पर हो जाएगी गैप की। ये चीज सिंपल सा नॉन होमोलोगस है। बट जब होमोलोगस की बात करते हैं ना, होमोलोगस में क्या होता है कि जैसे ये एक डीएनए स्ट्रैंड पे डैमेज हुआ, तो ये हेल्प लेता है अपने होमोलोगस पार्टनर की। ठीक है, अब देखो ये टोटल यहाँ पे होमोलोगस डीएनए पेयर यहाँ पे बना, होमोलोगस पेयर यहाँ पर हुआ, तो जब एक डीएनए में डैमेज हुआ ना, तो ये हेल्प लेता है अपने होमोलोगस डीएनए की, मतलब इसे एज अ टेम्पलेट यूज करता है। टेम्पलेट यूज करेगा, फिर एप्लीकेशन होगी, फिर यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड की एडिशन करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, तब इसको नॉन होमोलोगस और उसको होमोलोगस बोला जा रहा है।
तो पहली बात तो ये कि जो नॉन होमोलोगस है ना, नॉन होमोलोगस हमारा फास्ट हो जाएगा, ये फास्ट प्रोसेस है क्योंकि इसको कोई एक्स्ट्रा हेल्पर डीएनए इसको चाहिए ही नहीं। लेकिन जो होमोलोगस वाला है, होमोलोगस चाहिए इसको हेल्पर डीएनए, मतलब इसको अपना होमोलोगस पार्टनर चाहिए। तो ये स्टेप है स्लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, देखो जब यहाँ पे हमने बात की, ये यूज करेगा अपने इस होमोलोगस पार्टनर को यूज करेगा एज अ टेम्पलेट, यूज करेगा, एप्लीकेशन करेगा, एंजाइम्स आएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर होंगी, अलग अलग स्टेप यहाँ पर होंगे, तो इस पाथवे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पाथवे को कुछ टाइम नहीं लगना, यहाँ पे होते डायरेक्ट सीलिंग, यहाँ पे क्या है, जो एंड्स यहाँ पे ब्रेक है ना, बस यहाँ पे लाइगेज एंजाइम आएगा और जाके बाइंड कर देगा और सिंपल सा ज्वाइनिंग यहाँ पे कर देगा, ठीक है। तो अब ये फास्ट है और ये स्लो। अब देखो क्या होता है, अब कोई भी चीज अगर फास्ट हो रही है, मतलब इतनी जल्दी यहाँ पे क्या कर रहा है, सीलिंग कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर भी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे एरर प्रोन पाथवे, मतलब अब यहाँ पे डीएनए जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक है वो ज्वाइन तो कर जाएगा, मतलब रिपेयर तो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रहेंगे एरर। अब एरर कैसे यहाँ पर होंगे, अब जब इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करना है तो कुछ ट्रिमिंग यहाँ पर होगी ना, ट्रिमिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, कि क्या करने के लिए, यहाँ से कुछ बेसिस को रिमूव करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कुछ बेसिस को ऐड करना पड़े, तब जाके ये जो गैप है या फिर ये जो यहाँ पे डीएनए इनको लाइगेट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइगेशन के लिए भी क्या जरूरी होगा, यहाँ पे स्ट्रैंड्स आपस में साथ साथ आने जरूरी है ना, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, ट्रिमिंग करनी पड़ेगी, ट्रिम होगा। अब कुछ बेसिस ऐड हो जाएंगे, कुछ बेसिस वहां पे क्या होगा, रिमूव हो जाएंगे। तो अब इससे क्या होगा कि जो हमारा डीएनए बना है वो डीएनए में हो सकता है कि ओरिजिनल डीएनए से कुछ बेसिस रिमूव और कुछ बेसिस ऐड वहां पर हो जाए, तो ये एरर प्रोन मेथड है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। गलती क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो टेम्पलेट यूज कर रहा है अपने होमोलोगस डीएनए को, तो ये एक मतलब एक्यूरेट है, प्रूफ रीड मेथड है, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। एक्यूरेट मेथड मतलब जैसा डीएनए पहले था ना, बिफोर डैमेज, आफ्टर रिपेयर वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, स्लो मेथड, और यहाँ पे क्या फास्ट है। तो जब सेल की इमरजेंसी होती है, सेल को इमरजेंसी है, ठीक है, अब वो इतना नहीं वेट कर सकता कि वहां पे आए होमोलोगस, कि वहां पे वो इतना वेट करे कि वहां पे टेम्पलेट को यूज करे, इतने एंजाइम्स वहां पर आए, ये सब हो, मतलब होमोलोगस पार्टनर है, सेल के पास इतना टाइम नहीं है। तब जो हमारा पाथवे काम करता है वो काम करता है नॉन होमोलोगस, ठीक है। तो नॉन होमोलोगस पाथवे इमरजेंसी कंडीशन में आता है, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में आएगा नॉन होमोलोगस, ठीक है। और जब सेल के पास कोई इमरजेंसी कुछ भी गलती नहीं होती है, डीएनए ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है, लेकिन नॉन होमोलोगस में गलती होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए वहां पे इस पाथवे को कम प्रेफर किया जाता है। अब जो नॉन होमोलोगस पाथवे है ना, ये वैसे अगर हम सेल फेजेस की बात करें, ये वैसे हमारा ऑल सेल फेजेस में एक्टिव रहता है, ठीक है। सेल फेजेस का मतलब क्या है कि ये G1 फेज में भी एक्टिव रहता है, S में भी रहता है, ठीक है, G2 में भी रहता है, सब फेजेस में ये एक्टिव होता है, ठीक है, G1, G0, S फेज में, वैसे सब फेज में होगा हमारा नॉन होमोलोगस। बट अब होमोलोगस है, होमोलोगस में रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है यहाँ पे होमोलोगस पार्टनर की। होमोलोगस पार्टनर मतलब जब रेप्लिकेशन होगी, जब डीएनए उसका बनेगा, तभी तो उसका होमोलोगस पार्टनर वहां पर आएगा ना। तो होमोलोगस जो डायरेक्टेड रिपेयर है, ये सिर्फ काम करता है एस फेज में एंड G2, ये सिर्फ इसी फेज में, एस और G2 में, सिर्फ इसके अलावा और किसी फेज में आ ही नहीं सकता होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर। तो ये जब सेल एस और G2 फेज में होगा तभी वहां पे होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर हो सकती है। लेकिन नॉन होमोलोगस जो है वो कभी भी एक्टिव है, G1, S, G2, G0 सब फेजेस में होता है। बट अगर हम नॉन होमोलोगस की भी मेजोरिटी की बात करें तो ये होता है हमारा G1, G0 में। G1, G0 में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा होमोलोगस नहीं हो पाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इस फेज में नॉन होमोलोगस होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये S और G0 में काम नहीं कर सकता, ये S और G2 में भी काम करता है, ठीक है। तो यहीं से ही स्टेटमेंट बनती है कि जो नॉन होमोलोगस है वो ऑल फेजेस में एक्टिव रहता है, ऑल फेजेस में हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ ओनली G1, G0 में आता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट ये होगी कि वो ऑल फेजेस में एक्टिव होता है, G1, S, G2, G0 सब में होगा। लेकिन मेजोरिटी या फिर एक अगर हम फेज डिफाइन करें कि जहां पे नॉन होमोलोगस होगा तो वो G1 एंड G0 है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा हमारा डिफरेंसेस आता है नॉन होमोलोगस एंड होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर सिस्टम में। तो अभी हम डिटेल में नॉन होमोलोगस करेंगे, ठीक है। अभी हम नॉन होमोलोगस करते हैं और इसके बाद होमोलोगस वाला हम रिकॉम्बिनेशन में देखेंगे, ठीक है। चलो नॉन होमोलोगस करते हैं। नॉन होमोलोगस में ना इसमें इसको एंड ज्वाइनिंग जैसा बताया कि सिंपल डायरेक्ट यहाँ पे एंड्स की ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी। और इसमें कुछ नंबर ऑफ प्रोटीन्स आता है, ठीक है, नंबर ऑफ कुछ 7 प्रोटीन यहाँ पर होते हैं, जिसमें Ku70, Ku80 आ जाता है, ठीक है। आर्टेमिस यहाँ पर आते हैं, बस आपको नाम ही याद रखना है, आर्टेमिस होगा
और इनके फंक्शन। ठीक है, अभी मैं फंक्शन बताऊंगी कौन कौन से यहाँ पर है। डीएनए पीकेसिस काइनेसिस है ये एंजाइम ना, काइनेसिस एंजाइम है, पीकेसिस काइनेसिस। काइनेसिस मतलब जो फॉस्फोराइलेशन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं लाइगेस एंजाइम। लाइगेस भी पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, एक्चुअली में लाइगेस पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एक लाइगेस एंजाइम में तो पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आता है। तो ऐसे करके टोटल जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं दीज आर 7 प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इनका रोल देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे देखो ये डैमेज यहाँ पर है, तो इस डैमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए आते हैं KU70 KU80। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बाइंड किए यहाँ पे KU70 KU80। ठीक है, इनका मेन काम होता है एंड्स को रिकॉग्नाइज करना, डैमेज एंड्स को रिकॉग्नाइज करने का काम होता है KU70 एंड KU80। अब जो नेक्स्ट आता है ना, नेक्स्ट एंजाइम यहाँ पे आर्टेमिस है। आर्टेमिस का फंक्शन यहाँ पर होता है ना, इसका फंक्शन होता है ट्रिमिंग का। ठीक है, ये ट्रिम करने का काम करता है, ट्रिमिंग। बट ये जो आर्टेमिस है ना, मतलब ये ट्रिमिंग करेंगे, ट्रिमिंग का मतलब है एक्सोन्यूक्लियसिस। एक्सोन्यूक्लियसिस एंडोन्यूक्लियसिस दोनों होते हैं जो आर्टेमिस होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूक्लियसिस एंजाइम है, क्योंकि ट्रिम करना है, ट्रिम में तो फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड को क्लीव करना पड़ेगा। तो ये एक्सोन्यूक्लियसिस भी होते हैं और ये एंडोन्यूक्लियसिस भी होते हैं। अब इनकी एक प्रेफरेंस ये है कि इनको ना फॉस्फोरिलेशन चाहिए एक्टिवेशन के लिए ना, इनको फॉस्फोरिलेट होना जरूरी है इनका, तब जाके ये एक्टिवेट होंगे। तो इनको फॉस्फोरिलेशन करने के लिए यहाँ पर आता है पीकेसिस, मतलब काइनेसिस एंजाइम। ठीक है, अब पीकेसिस का फंक्शन यहाँ पे क्या है, आर्टेमिस को एक्टिव करना है। कैसे, फॉस्फोरिलेट करके। तो ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आए हैं डीएनए पीकेसिस, यहाँ पर ये बाइंड है आर्टेमिस। ठीक है, पेयर में यहाँ पर आता है 70-80 का, यहाँ पे ये हेट्रोडाइमर यहाँ पर आया था। ठीक है, 70-80 यहाँ पे KU70-80। अब यहाँ पे आर्टेमिस यहाँ पर आता है बाइंड करना है। तो आर्टेमिस की एक्टिवेशन होगी गैप ट्रिमिंग। गैप ट्रिमिंग के बाद फिर यहाँ पे लाइगेसिस एंजाइम। लाइगेसिस का बताया था कॉम्प्लेक्स होगा, लाइगेस 4। ठीक है, फिर एक ये XLF एंजाइम है, एक XRCC4 एंजाइम। ये पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आएगा, बाइंड करेगा और यहाँ पे हो जाएगी लाइगेशन। ठीक है, बहुत इजी सा था, बस कुछ नाम याद करने हैं। तो देखो टोटल 7 यहाँ पर होंगे, ये 1 2 3। ठीक है, लाइगेस कॉम्प्लेक्स में कुछ 3-4 एंजाइम यहाँ पर आ जाते हैं, ये सब मिलके यहाँ पे क्या करते हैं काम। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मेथड। KU70-80 पीकेसिस आर्टेमिस, फिर यहाँ पे लाइगेस कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पे लाइगेस कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, दिस इज लाइगेस कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे करके यहाँ पर हो जाता है रिपेयर पाथवे। ठीक है, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। तो अभी तक हमारे रिपेयर पाथवेज कंप्लीट हो चुके हैं। सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हैं जुलाई मंथ में। दिसंबर एग्जाम के लिए जो बैच हमारा यहाँ पर होगा, समाधान 1.0 बैच, टारगेट हमारा यहाँ पर है दिसंबर 2024। और ये कुछ हमारे अचीवर्स हैं जिन्होंने अभी तक CSR एग्जाम को क्वालिफाई किया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब प्लीज अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो जरूर इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।